तो लीजिए सुनिए आशापूर्णा देवी का उपन्यास अहंकार। उत्तेजित जनता ना जाने कब से दीपक मैनसन के सामने खड़ी तर्क वितर्क कर रही थी। कुछ लोग तो गालियां दे रहे थे और कुछ रह रहकर चिल्लाते हुए, चेतावनी देते हुए धमकियां दे रहे थे। उत्ताप बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि बहुतोरे फालतू लोग राह चलते रुककर तमाशा देखने लगते और जैसा कि भीड़ का हाल होता है, बिना जाने बूझे गाली गलौज कर रहे थे। मकान का गेट पार कर सामने के लॉन पर लोग इकट्ठा होने लगे। विशाल जनसमूह भले ही गेट के बाहर इकट्ठे हों, नीचे के 7 नंबर फ्लैट का दरवाजा ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। यह बात 7 नंबर के दरवाजे को देखने से मालूम हो रही थी। इस बंद दरवाजे के सामने खड़ी क्या कह रही है यह तो ठीक पता नहीं लग रहा था, पर इतना जरूर मालूम पड़ रहा था कि वे कह रहे हैं, निकालो निकालो इसे, तेरी तो चमड़ी ही उधेड़ लूं। देखकर लग रहा था दीपक मैंशन का यह मजबूत दरवाजा कहीं टूट ना जाए और यह उत्तेजित जनता बलपूर्वक भीतर घुसकर सब कुछ तहस नहस कर देगी। क्या पता चमड़ी उधेड़ डालने वाला भयंकर काम करने के लिए कुछ ना करना पड़े। खिड़कियां तक तो बंद थी। आसपास के मकानों के नीचे की मंजिल के कमरों के खिड़की दरवाजे का भी यही हाल था, बंद थे। वहां के बाशिंदों के मन में कौतूहल से ज्यादा भय था। ऊपर के बाकी 3 मंजिलों के बाशिंदे खिड़कियां ठीक से ना खोलते हुए अथवा सामने के बरामदे में निकलते हुए कौतूहल चरितार्थ करने के लिए ताक झांक कर रहे थे, वह भी बाथरूम या रसोई की खिड़की से। उन्हें इस घटना का कारण तो नहीं मालूम है। उन्होंने तो बस इतना ही देखा कि कुछ लोग जी जान से भागते हुए एक आदमी का पीछा कर रहे थे और चिल्ला रहे थे, मारो मारो साले को, मारो, मार मार कर हलवा बना दो। और वह भगौड़ा इंसान 7 नंबर के खुले दरवाजे से भीतर घुस गया था और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया था। तभी जो खदेड़ते हुए आए थे वे दरवाजा पीट रहे थे। उसके बाद ही वहां इतने लोग इकट्ठा हो गए, गेट घेर लिया कि लगा जमीन से निकले। लोग ही लोग, लोग ही लोग। ऊपर की मंजिल के बासिंदे थर थर कांप रहे थे। उनके घर वाले अभी लौटे नहीं थे और वे लोग गेट पार करके हाथे में घुस पाएंगे। क्या हुआ यह बात समझ ही नहीं आ रही थी। हाँ, इतना जरूर समझ में आ रहा था कि पूर्व परिचित किसी सांप्रदायिक दंगे की यह सूचना नहीं है। स्पष्ट है मामला बिल्कुल व्यक्तिगत है। इसका मूल रहस्य सूत्र उसी 7 नंबर फ्लैट में उपस्थित है। यह राइटर अर्थात घर घर बर्तन मांजने वाले फिरने वाली महिलाओं के आने का समय अभी नहीं हुआ था। 4-5 फ्लैटों में काम करने पर भी काम निपटा कर वे लोग जा चुकी हैं। उनमें से कोई एक भी रहती तो कब का यह रहस्य भेद हो गया होता। ना केवल मोहल्ले की, शहर भर की खबर वे आकाशवाणी से पहले पेश कर देती हैं। अखबार निकालने से पहले विस्तार पूर्वक विवरण प्रस्तुत करती हैं। इस समय तो वे अपने अपने घरों में ही होंगी। इसी दीपक मैंशन में बहुतों के घरों में फ़ोन है। उन्होंने अपने पतियों के कर्म स्थलों में हालात की सूचना देते हुए सावधान करना चाहा, परंतु मुश्किल यह थी कि कुछ लोग अपने ऑफिसों से निकल चुके थे, घर के रास्ते पर थे। इसके अलावा जो लड़के कॉलेज गए हैं और जो दोस्तों में गपशप मारकर देर रात को घर लौटते हैं, उन्हें कौन बताने जाएगा। और उन लड़कियों को जो शाम के शोज में सहेलियों के साथ सिनेमा देखने गई हैं, इसलिए घर में रह रही महिलाएं छटपटा रही हैं। हाँ, कुछ फ्लैटों में इस समय कोई भी नहीं है। घर नौकर की देखरेख में खाली पड़ा है और जो नौकर महाराज, चौकीदार नौकर सभी भूमिकाएं सरलतापूर्वक निभाता है। दीपक मैंशन अभिजात्य परिवारों का आवास स्थल है। यहाँ रहने वाली अधिकांश महिलाएं शाम को घर पर नहीं पाई जाती। जो तीनों भूमिकाएं निभाने वाले व्यक्तियों पर घर का दायित्व सौंपकर चली गई हैं, उनके वे व्यक्तिगत गण बाहर झगड़े का आभास पाते ही रसोई की गैस का चूल्हा बंद कर बाहर निकल आए हैं और झगड़े को और तेज करने के लिए ईंधन जुटाने में लगे हैं। घर के दरवाजे की चाबी उन्हीं के पास थी, अतएव असुविधा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस समय 4 मंजिले मैंशन के 40 फ्लैटों को भिन्न भिन्न अवस्थाएं होते हुए भी मानसिक अवस्था सबकी करीब करीब मिलती जुलती सी थी, केवल 7 नंबर वाले फ्लैट को छोड़कर। 7 नंबर फ्लैट का भीतरी दृश्य इस वक्त कुछ इस प्रकार था। इस घर की सभी महिला सदस्याएं घर पर उपस्थित थी, जैसे गृहिणी सुलेखा, पुत्रवधू स्वाति, कुंवारी कन्या नीता एवं विवाहिता कन्या रीता, जो कि केवल एक ही दिन के लिए घूमने आई थी। 2 बच्चे भी हैं,
रीता की 4 साल की बेटी मऊ और स्वाति का 3 साल का बेटा बादू। और 2 पुरुष भी हैं, नौकर यतीन और दूसरा दामाद BK घोष अर्थात विभास कमल घोष। रीता उसे कमल पुकारती है। सास ससुर और बड़ा वासाला विभास पुकारते हैं। ससुर रंजीत मित्रा इस समय घर से बाहर हैं। साला सुजीत मित्र बंगाल से बाहर है। यही है इस परिवार का परिचय। थोड़ी देर पहले खदेड़े गए पशु की भांति जो आदमी खुले दरवाजे से भीतर घुस आया था और जोर से दरवाजा भीतर से बंद कर दीवार से पीठ टेके हाफ रहा था, वही है विभास कमल। उसका यूं ही रंग गोरा है। इस समय चेहरा इतना लाल हो रहा है कि डर लग रहा है कि कहीं चमड़ा फटकर खून ना निकल आए। छाती इतनी जोर से धड़क रही थी कि लग रहा था अभी स्ट्रोक ना हो जाए। उधर क्रुद्ध जनता का गर्जन, इधर यह हाल। भागी भागी सास आई, बीवी आई, साली सहलत सब आई। बेबी मऊ खेलना छोड़ बाप के पैरों से लिपट कर रो पड़ी। ओ बापी, तुमको क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मर जाओगे क्या? ओ बापी। 4 साल की मऊ ने अभी तक मरते किसी को नहीं देखा है। उसने कहानी सुनी है शेर के मरने की, राक्षस के मरने की, जानवरों के मरने की, परंतु बाप का अस्वाभाविक चेहरा देखकर चिल्ला उठी, ओ बापी, तुम क्या मर जाओगे? उफ, हट दुष्ट लड़की, कहकर रीता ने उसे परे धकेलते हुए यतीन से कहा, ले जा इसे। यतीन जबरदस्ती हटा ले गया तो लड़की ने उसे दांतों से काटा, लातें मारी और छिटक कर बिस्तर पर जा गिरी। अब वह बिस्तर पर बैठी बैठी रो रही। बादू ने परिवेश का जायजा लेने के बाद रोना ही उचित समझा और रो रहा है। चूंकि माँ छुपाने नहीं आ रही, वह रोना रोकने को तैयार नहीं। बादू के जीवन में माँ का ऐसा दुर्व्यवहार पहली बार है, परंतु इन बच्चों का रोना देखने की फुर्सत है किसे? बाहर के भयंकर कोलाहल और धमाधम दरवाजे पर पड़ते धक्के बड़ों को रुलाए डाल रहे थे। सुलेखा रोते रोते बोली, ओ बेटा विभास, बता क्या है बात? वे लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं? स्वाति, पूछताछ बाद में कीजिएगा माँ, पहले जीजा जी को बैठने तो दीजिए। उसके बाद रीता ने कमीज उतार दी और स्वाति बार बार कहने लगी, जीजा जी आप जरा लेट जाइए। लेकिन लेटेगा कोई कैसे, जब बंद खिड़की को भेद कर भयंकर गर्जना भीतर आ रही थी कि निकालो साले को, हिम्मत हो तो बाहर आ, तेरी खाल खींच लूं। बदमाश, इंसान को गाड़ी के नीचे कुचलकर भागने से बच निकलेगा क्या? ऐसी हालत में कौन हिम्मत वाला लेट सकता है? पानी पीने के 2 मिनट बाद तक पिंजरे में बंद शेर की तरह टहलने के बाद सहसा वह गरज उठा, माँ, बाबूजी की बंदूक निकाल दीजिए तो। रंजीत मित्रा के बच्चे नौकरों के देखा देखी बाप को बाबूजी कहकर पुकारते थे, इसलिए बहू और दामाद भी उन्हें बाबूजी ही कहते हैं। यहाँ तक कि सुलेखा भी इसी की अभ्यस्त हो गई है। बाबूजी की बंदूक निकाल तो दीजिए, सुनकर सुलेखा का दिल धक से रह गया। यूं लगा दिल उछलकर अपने स्थान से हट गया है। उसी भयानक खालीपन ने उन्हें बैठने पर मजबूर कर दिया। बैठते ही फीका चेहरा लिए बोली, बंदूक? हाँ हाँ बंदूक, सबकी जीवन लीला समाप्त कर दूं, सबकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। रीता नीचे बैठकर कारपेट में पड़े उस पानी को झाड़कर साफ कर रही थी जो विभास कमल के मुंह आंख पर छींटा मारते वक्त गिरा था। अब उसने खड़े होकर तेज आवाज में पूछा, इस समय मोटर बाइक लेकर कहाँ जाना हुआ था? विभास भारी आवाज में बोला, कहाँ जाना हुआ था यह कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। रीता तीखी पर दबी जबान में बोली, तब फिर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात पूछती हूँ, किसे कुचलकर भाग कर बिल में घुसे हो? रास्ते का आदमी या मोहल्ले का कोई? सुलेखा डरकर कांप उठी। कैसी बात कर रही है रीता? किसी को कुचलेगा क्यों? रीता क्रुद्ध स्वर में बोली, क्यों करेगा, ना जाने कितने कारणों से किया जाता है माँ। रास्ते में गाड़ी के नीचे दबकर मर जाना कोई आश्चर्य की बात तो नहीं। मैं तो सिर्फ ऐसा सोच रही हूँ कि इस तरह से भागकर छिपने से क्या जान बच सकेगी? विभास कमल भी बिगड़ गया। बोला, तो फिर क्या करना होगा? इन पागल कुत्तों के हाथों अपने को सौंप दूँ? कहो कि लो नोच नोच कर खाओ। मोटरसाइकिल तो ईंटें मार मार कर तोड़ ही डाली है, मुझे भी खत्म कर दे तो शायद खुश होती। ओ विकास दा, क्या सचमुच आपने किसी को दबाया है? फटी फटी आवाज में नीता बोली। वह आदमी मर गया, कैसा आदमी है? अमीर है या गरीब? औरत है या मर्द? रीता छोटी बहन की ओर देखकर व्यंग से बोली, नीच गरीब आदमी होता तो शायद तुम्हें सांत्वना मिलती है ना। इसके बाद
किसी के गले से आवाज ही नहीं निकली। दरवाजे पर पड़ रहे धक्कों से 4 मंजिला यह मकान रह रहकर कांपता रहा। साथ ही भयंकर कोलाहल और भी तीव्र हो उठा। गंदी गालियों की बौछारें भी तेज हो गईं। अब वे लोग बाहर आओ नहीं कह रहे थे, बाहर निकाल दीजिए, साले बदमाश को बाहर निकाल दीजिए। यह हरामी रंजीत मित्रा का लाडला दामाद हो सकता है, पर सारे मोहल्ले का कोई नहीं लगता है। अभी भी सीधी बात पर निकाल दीजिए, वरना मकान तोड़कर खींच निकालेंगे, इसकी खाल से जूते बनवाएंगे। ये सब मोहल्ले के लौंडे थे। अपने को यह लोग न्याय नीति व सत्य धर्म के रक्षक धारत वाहक समझते थे अपने आप को। इसलिए जब भी जहाँ कहीं गड़बड़ होते देखते वहीं कूद पड़ते और गड़बड़ी को 10 गुना बढ़ा देते। इस तरह की भाषा का प्रयोग करने में माहिर ही होते हैं। गालियाँ जितनी दूसरों से सीखी हैं उससे ज़्यादा तो स्वरचित हैं। इनका उपयोग करने का अवसर हर समय मिलता ही कहाँ है, इसलिए हाथ आया मौका छोड़ते नहीं। और फिर आज का मामला तो और भी गंभीर है। दरवाजा टूट गया तो क्या दशा होगी सोचकर सुलेखा के हाथ पांव कांपने लगे। फटी आवाज में चिल्लाई, ओ बहूमा, अपने ससुर को फोन तो करो। कहने पर चैन नहीं पड़ा और खुद ही फोन की तरफ लपकी। रिसीवर उठाकर डायल करने लगी, परंतु हाथों ने साथ नहीं दिया। लगभग रोकर बोली, ओ बहूमा, ओ नीता, मुझे तो उनके ऑफिस का फोन नंबर ही याद नहीं आ रहा है। आकर तुम लोग करो, कह दो जल्दी से चले आए। स्वाति ने नरम शांत भाव से समझाना चाहा। बाबूजी, क्या अभी भी दफ्तर में होंगे माँ? सुलेखा व्यस्त भाव से बोली, उन्हें देर होती ही है। देख ननीता, बाहर के शोर शराबे के कारण भीतर एक दूसरे की बात सुनाई नहीं दे रही थी। तभी विभास एक बार और गरज उठा, नीता, बंदूक तो निकालना। सुलेखा के लिए दामाद देवता तुल्य हो सकते हैं, परंतु नीता के लिए तो यह बात नहीं थी। इसलिए वह बोल उठी, क्या बकते हैं विभासदा, बंदूक लेकर क्या करेंगे? विभास कमल असहिष्णुता पूर्वक बोला, तुम्हें पता नहीं है बंदूक से क्या किया जाता है? शिकार करूंगा, निकालो निकालो बंदूक। उसके हाथ पांव थर थर कांप रहे थे। उसी उत्तेजनापूर्ण वातावरण में रीता का अकंपित स्वर गूंजा, एक शिकार से मन नहीं भरा? शट अप, विभास कमल बोला, हर समय नाटक। माँ, बंदूक निकाल कर दीजिए, नहीं तो मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता हूँ। सुलेखा ने दौड़कर दामाद की बनियान कसकर पकड़ ली। अरे बेटा, ऐसा सर्वनाशी काम मत करना, वे लोग तो इस समय पागल कुत्ते जैसे हो रहे हैं। स्वाति दूसरे कमरे में गई थी। जल्दी से आकर उसने बाहरी दरवाजे में ताला लगवाया और चाबी अपने ब्लाउज में छिपा लिया। अब कम से कम जीजा जी यहाँ से चाबी नहीं ले सकेंगे और मूर्खों जैसी कोई हरकत नहीं कर बैठेंगे। रीता उधर देख रही थी। अजीब सी एक हंसी हंसकर बोली, क्यों फिक्र करती हो भाभी, तुम क्या सोच रही हो, सचमुच निकल जाएंगे? स्वाति जरा भीरू प्रकृति की है। डरी निगाहों से विभास की ओर देखकर सिर पर हाथ फेरते हुए इशारा किया, अर्थात क्या पता, इस समय तो दिमाग गर्म हो रहा है। परंतु रीता ने हाथ हिलाकर भरोसा दिलाया। तभी दरवाजे पर जोर का धक्का लगा। आवाज आई, तोड़ डालो, साले बदमाश को बाहर घसीट लाओ। ना केवल न्याय या नीति की बात थी, व्यक्तिगत आक्रोश भी था इसके साथ। इस घमंडी नकचड़े ढीठ इंसान को मोहल्ले का हर लड़का पहचानता था। जब तब अपनी फटफटी मोटरसाइकिल के पीछे बीवी को बैठाए ससुराल आ धमकता है। साला देखकर लगता है उसके बाप का रास्ता है। ऐसा हवा से बातें करता है, बीच सड़क से आएगा, यह भी नहीं देखा गया कि क्रिकेट खेलने के लिए बीच में ईंटों की विकेट बनी है और जाते जाते छींटा कसी। वह क्या कुछ कम करता है? फटाक से कहेगा, साले लोफरों का अड्डा, या फिर सबको पुलिस वैन में बिठाकर चालान कर देना चाहिए, और कुछ नहीं तो बगल से जाते हुए बोलेगा, रबिश मस्तान। यह सब बातें क्या अपमानजनक नहीं है? यह बातें क्या वे भूल गए हैं? अगर तुम हमें मक्खी मच्छर समझो तो मौका मिलने पर हम भी तुम्हें मच्छर मक्खी की तरह ही मारेंगे। इतने अरसे से बस इसी कारण बर्दाश्त करते आए हैं क्योंकि तुम रंजीत मित्रा के दामाद हो। वैसे पीठ पीछे तो हम भी कहते हैं, वाइसराय नवाब खींच खां। आज विभास कमल ने उन्हें मौका दे ही दिया। इसके अलावा जब पब्लिक अपने हाथों पर कानून ले लेती है तब उसकी तो कोई सीमा ही नहीं रहती। असहनीय कटुक्तियों कान में आ रही थी। लग रहा था दरवाजा अब टूटा तब टूटा, अब पल भर भी खड़ा नहीं रहेगा। धक्कों की वजह से चिटकनी तो पहले ही टूट गई थी, केवल लॉक के बल पर टिका हुआ था, वह भी राम जाने कब तक। उधर खिड़कियों पर ईंट बरसने लगी। बाकी 39 फ्लैटों से कोई आहट नहीं।
भीतर ही भीतर अधिकांश लोगों ने बाहर गए अपनों को सूचित तो कर ही दिया था, लेकिन पुलिस को खबर करने का साहस किसी ने नहीं किया था। ना जाने इससे कौन सी मुसीबत आ जाए, जो खबर करेगा उसे ही तो सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और बाद में पता भी तो चल जाएगा कि खबर दी किसने है। इससे तो अच्छा यही है कि जो चाहे सो हो। धीरे धीरे उत्तेजना का कारण सबको मालूम हो गया था। रंजीत मित्रा का शराबी दामाद अपनी राक्षस जैसी मोटरसाइकिल पर वीर विक्रम सरीखा चला आ रहा था जब उसने शशि मिस्त्री की 8 साल की लड़की को दबा दिया था। माना कि अनजाने में दबाया था, परंतु उतरकर उस लड़की की उचित व्यवस्था तो करनी थी या नहीं। अस्पताल पहुंचाओ, रुपया पैसा खर्च करो, खुद जाकर पुलिस को खबर करो, तब ना लोग तुम्हें इंसान समझेंगे। वह नहीं, दबाकर आप हवा से बातें करते हुए भाग खड़े हुए। पब्लिक भला छोड़ देगी, जाने देगी? लड़की का क्या हुआ यह न देखकर सबने मिलकर मोटरसाइकिल तोड़कर ही दम लिया। अतएव भगौड़े अपराधी को सुरक्षित आश्रय की ओर भागना ही पड़ा। गनीमत थी कि लक्ष्य स्थल पास था। इंजीनियर विभास कमल के कारखाने के दफ्तर में सप्ताह के बीच में एक दिन की छुट्टी होती है, इसलिए सुलेखा वही दिन ध्यान में रखकर दामाद को खाने का निमंत्रण देती है। ससुर और दामाद की मुलाकातें कम ही होती हैं, हालांकि इससे दोनों ही मन खुश होते हैं। एक ही आकाश पर 2 सूर्य पृथ्वी के लिए हितकर नहीं। सुलेखा को इससे परम शांति मिलती है, उनके दामाद को भी। उसी निर्मल शांति के मध्य मध्याह्न भोजन संपन्न हुआ था। सुलेखा, 2 बेटी बहू, दामाद और 2 पोते पोती के साथ विभास कमल ने कुछ देर ब्रिज खेला। चाय पीकर बोला, अच्छा एक चक्कर लगाकर आता हूँ। चक्कर लगाकर आने का अर्थ और कोई भले ही ना समझे, रीता खूब समझती है। रीता तो जानती है कि विभास के गरमाने का वक्त क्या है, फिर भी अपनी जानकारी को छिपाते हुए अबोध भाव से पूछ बैठी थी रीता, इस वक्त कहाँ चक्कर काटने चले? विभास ने कहा, कहीं नहीं, यूं ही इतना खा लिया है कि चक्कर लगाए बगैर नीचे नहीं उतरेगा। सुलेखा दामाद के मामले में सदा तटस्थ रहती है, जल्दी से बोली थी, जाओ बेटा घुमाओ, रात को तुम्हें अपने ससुर के साथ खाना खाना पड़ेगा, कम खाओगे तो डांट लगाएंगे। ये लोग यही करते हैं, रीता और उसका पति और उसकी बेटी। विभास की इस छुट्टी के दिन तीनों माँ के पास चले आते हैं। दोपहर को भरपेट खाने के बाद दिन भर यहाँ रहकर घर के मालिक से मिलकर रात का खाना खाकर वापस घर लौटते हैं। आज भी यही कर रहे थे। केवल विभास को आवश्यक वस्तु साथ न होने के कारण निकलना पड़ा था, वरना परिवेश बड़ा ही सुखकर था। 3 और से 3 तरुणी चित्त विनोदन कर रही थी, पत्नी सलहज और साली। इन दिनों सलहज के पति महोदय कलकत्ते के बाहर हैं और इसी कारण वह खाली है। इन तीनों के अतिरिक्त सिर पर एक महिला हर समय मौजूद थी देखभाल करने को। इसके अलावा विभास अपने को बहुत बड़ा क्यों न समझे, ये सारी सुख सुविधाएं जुटा तो सका नहीं है। अतएव यहाँ आकर जब हाथ पांव ढीला कर पड़ जाता है, तब अपने को किसी नवाब से कम नहीं समझता। आवश्यक वस्तु साथ मौजूद रहती तो निकलना नहीं पड़ता, बस जरा चालाकी से एकांत की सृष्टि कर लेता है, जैसा कि अक्सर करता है। लगभग प्रत्येक बुधवार को ससुराल में निमंत्रण खाने आता है विभास कमल, और इस युग के अन्य सभी लड़कियों की भांति रीता मायके आती है। शाम को दोनों बच्चों को लेकर नौकर दीपक मैंसन के कंपाउंड में निकलता है, जहां बैठाकर चक्कर काट आओ ना। बेचारी इतनी भोली है कि सवारी करने के लिए एक पीठ तक नहीं जुटा सकी आज भी। नीता बोल उठी, अगर नहीं मिली है तो दूसरे की जगह दखल क्यों करूं, मैं बैठी आकाश की तरह ही गिनूंगी। विभास कमल हंसा, तुम्हारी दीदी ने ऐसा लोभनीय प्रस्ताव पेश किया था कि मेरा हृदय ही नाच उठा, लेकिन अब स्पष्ट हो गया कि इसमें षड्यंत्र था। तुम जाओगी नहीं, वह जानती थी। रीता बोल उठी, देख लो जरा कमल बाबू के नखरे, तेरी कहाँ 2 बार खुशामद करेंगे, वह नहीं सीधे मान बैठे कि तू जाएगी ही नहीं। विभास कमल हंसते हंसते चला गया। कौन जानता था कि थोड़ी देर बाद ही तूफान आने वाला है। रीता ने स्वाति को अभय प्रदान करते हुए कहा था, विभास किवाड़ खोलकर सचमुच नहीं जाएगा। फिर भी सुलेखा दामाद को रोकने की चेष्टा कर रही थी। विभास भी उन्हीं के जैसा हो रहा था। भयंकर आवाज में बोला, इसलिए मैं उनके साथ पागल कुत्तों जैसा ही ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ, मुझे बंदूक चाहिए। लेकिन सुलेखा तो पागल नहीं है, उनका दिमाग काम कर रहा था, इसलिए थोड़ी देर बाद घबराई हुई सी आकर बोली, बाबूजी की दराज की चाबी कहाँ है रे नीता, मुझे तो कहीं। हाँ, सुलेखा को यही तरकीब सूझी थी। पल भर में नीता ने माँ की चाल समझ ली, क्योंकि बाबूजी की चाबी जैसी कोई चीज घर में नहीं। फिर भी नीता ने बनते हुए पूछा,
बाबूजी के दराज की चाबी? मैंने तो अभी आंख से भी नहीं देखा है, ना जाने कहाँ बार रखते हैं बाबूजी। इस चाल का अंदाजा सभी को लग रहा था, इस घर के रहने वाले सभी, रीता, स्वाति, यहाँ तक कि अंतरालवर्ती यतीन को भी। ऐसी घनघोर परिस्थिति में यतीन इस बैठक के आसपास ना रहकर बच्चों को लिए बैठा रहेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। सभी समझ गए पर विभास ना समझ सका। उसने सोचा बंदूक किसी और के हाथ ना लगे, यही सोचकर ससुर चाबी अपने पास रखते हैं। अतएव असहिष्णुता पूर्वक बोल उठा, फोन से पूछिए, घर के बाहर थोड़ी ही होगी। ओह अच्छा। सुलेखा फिर अभिनय करते हुए बोली, ओ नीता, जल्दी से बाबूजी से पूछ तो ले, दराज की चाबी कहाँ है। नीता बोली, अभी तो फोन किया था, बजता ही रहा। बजता ही रहा? अभी दफ्तर बंद हो गया? विभास हताश हुआ। सुलेखा और भी आकुल हुई, विश्वस्त भाव से बोली, इतनी जल्दी बंद हो गया? तू फिर से कर देखना नीता। विभास को सहसा लगा कि यह चेष्टा ठीक तरह से नहीं की जा रही, इसमें कुछ कमी है। वह स्वयं गया, ब्रज मुष्टिका से रिसीवर उठाकर कड़कड़ाकर नंबरों को डायल कर उधर घंटी बजने से पहले ही हेलो हेलो करने लगा। नहीं, सचमुच घंटी बजती ही रही। विभास ने भयंकर मुंह बनाकर पूछा, डुप्लीकेट चाबी नहीं है? रीता पास से बोली, नहीं, इस घर में चाबी की डुप्लीकेट नहीं है, सब खो जाती है। ओह ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता हूँ। रीता ने उसका हाथ पकड़ लिया, गंभीर भाव से बोली, पुलिस आकर सबसे पहले तो तुम्हें ही पकड़ेगी। विभ्यास क्या यह नहीं जानता? लेकिन क्या इसलिए बैठे बैठे गालियां सुने, असहिष्णु ना हो, अस्थिरता नहीं प्रकट करे? उसकी धमनियों में क्या अभिजात वर्ग का नीला खून नहीं बह रहा है? बाहर लोग क्या कह रहे हैं वह क्या सुनाई नहीं पड़ रहा है? क्यों नहीं पड़ेगा? वरना सुलेखा कानों में उंगली क्यों नहीं डालती? नीता सिर क्यों नहीं पीटती रही? स्वाति ही बस कमरे में नहीं है, वह बच्चों को देखने चली गई थी, इसलिए यतीन भी। भाभी जी की आंखों के सामने वह ड्राइंग रूम की खिड़की से छिपकर बातें कैसे सुन सकता है भला? सुलेखा को देख सुनकर आश्चर्य हो रहा था कि इसी इमारत के 39 फ्लैटों में से एक प्राणी इन लोगों की इस असहाय अवस्था में से मुक्ति दिलाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। इनमें बहुत लोग अच्छे खासे उच्च पदस्थ अफसर भी हैं, उनके फ़ोन करते ही पुलिस फौरन आ जाएगी, परंतु लग नहीं रहा है कि कोई अनाथों के नाथ विपदग्रस्तों के मधुसूदन पुलिस को बुलाएगा। समझ में नहीं आ रहा है और लोग रंजीत मित्रा के प्रति इस गंदी असम्मान की भावना को सहन कैसे कर रहे हैं। कम से कम मिस्टर चटर्जी, मिस्टर वासु, मिस्टर कौल, मिस्टर पटनायक और मिसेस रहमान तो कुछ करते। ये लोग न केवल रंजीत मित्रा के विशेष मित्र थे, क्षमता संपन्न भी थे। इसके अलावा ये लोग तो तिमंजिले और चौमंजिले पर रहते हैं। क्या खिड़की से गर्दन झुकाकर इस भीड़ को डांट नहीं सकते हैं? अब तो सुलेखा को लग रहा है कि क्यों मैंने अपने हार्ट की बीमारी के बहाने बिनती चिरौरी करके नीचे वाला फ्लैट लिया। नीचे की मंजिल है, तभी ना इतना डर और खतरा है। जन कोलाहल भी जन कोलाहल की तरह कभी निस्तेज होने लगता, कभी भभक उठता। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था। कभी कभी लग रहा है इनकी एनर्जी खत्म हो गई, ये लोग लौट रहे हैं, लेकिन पल भर बाद फिर वही, मार साले को, चमड़ी उधेड़ दो, गाड़ दो जमीन में, कुत्ते से नुचवा दो, शुरू हो जाता, पहले से कहीं शोर से। धीरे धीरे उन्होंने घर के अन्य लोगों को भी गालियां देनी शुरू कर दी। सुलेखा स्तब्ध होकर सुन रही थी। इतने सभ्य व्यक्ति उपस्थित हैं, फिर भी वे लोग रीता को पीठ पर सवार बीवी, नीता को रंगीली सुंदरी और सुलेखा को कह रहे थे दमाद प्रेमी बुढ़िया। घंटे पहले तक इन बातों की क्या किसी ने कल्पना की थी? एक बार सुलेखा चीख उठी, नीता कोई कुछ कहता क्यों नहीं है? नीता ने आंख उठाकर देखने के बाद धीरे से कहा, कहेंगे क्यों, वे तो एंजॉय कर रहे हैं। आहत स्वर में सुलेखा बोली, हमारे इस अपमान को लोग एंजॉय कर रहे हैं। नीता की उम्र उसकी माँ से बहुत कम है, दुनिया के रंग ढंग का ज्ञान बहुत कम है, होना स्वाभाविक ही है। फिर भी वह आराम से बोल गए, कर रहे हैं और करेंगी भी। घटना अगर इसके विपरीत होती तो शायद हम भी यही करते। सुलेखा फिर चिल्ला उठी, तू क्या कह रही है नीता, हम क्यों ऐसा करते? अब रीता ने माँ को देखा, गंभीर स्वर में बोली, वे लोग करेंगे ही माँ, हो सकता है नहीं, निश्चय ही करेंगे। यही इंसान का असली स्वभाव है। मजबूर होकर अगर किसी को अपने से बड़ा मानना पड़ता है या फिर अपने बराबर का सोचना पड़ता है, सहसा उसे ही रास्ते में पिटते देखकर खुश होना स्वाभाविक है। देखना, जिसके साथ कभी कोई वास्ता तक ना रहा हो, जानते तक नहीं, वह भी मौका पाकर दो हाथ लगाने से नहीं चूकता।
सुलेखा कानों से हाथ हटा चुकी थी क्योंकि बाहर शोर थोड़ी देर को हल्का पड़ा था। हो सकता है फालतू लोग अपने काम पर लौट गए हैं या फिर दरवाजे ना तोड़ सकने का ही गम हो। इस बीच दीपक मैंशन का केयर टेकर कह गया है कि इसी तरह से चलता रहा तो वह स्टेप लेने को बाध्य होगा। हालांकि यह नहीं बताया कि कौन सा स्टेप। हो सकता है मालिक को सूचित करेगा या फिर पुलिस को बुलाएगा। इसलिए भीड़ दरवाजे से हटकर भुनभुनाते हुए सलाह कर रही है। इधर हर फ्लैट में खुसुर-फुसुर होने लगी थी। किसी किसी ने तो अंदाज लगाना शुरू कर दिया था कि इस शोर के धीमे पड़ने के पीछे रुपयों का भारी हाथ है। क्या पता इन लोगों के नेता के साथ खिड़की के पीछे से किसी तरह का समझौता ना हो गया हो। जो घरेलू नौकर घटना स्थल का परिदर्शन कर लौटे हैं, वे लोग जाने अनजाने तथ्यों को मिलाकर घटना का इतना विस्तृत कर चुके हैं कि सबको पता चल गया कि शशि मिस्त्री की लड़की का सिर पिसकर हलवा हो गया, बॉडी तो शेपलेस ही हो गई। सभी धिक्कार रहे थे, परंतु यह बात किसी के दिमाग में नहीं आ रही थी कि शशि की दुकान पर जाकर पता करना जरूरी है कि लड़की का क्या हुआ, किस अस्पताल में ले गए, कौन ले गया। मोहल्ले में शशि मिस्त्री की एक छोटी मोटी दुकान है। इसी दीपक मैंशन के विभिन्न झमेलों को निपटाता रहता है। बुलाते की ही दुकान छोड़कर चला आता है। इतना शरीफ। बहुत बार लोगों ने दुकान पर उसकी लड़की को बैठे देखा है। फूले फूले से गाल, मोटी मोटी सी लड़की को देखकर कई बार लोगों ने ताने कसे। ये लोग क्या खिलाकर अपने बच्चों का ऐसा स्वास्थ्य बनाते हैं बाबा। हमारे घरों में तो सचमुच बड़े लोगों के घरों में जन्म से पूर्व माँ के घर में आते ही तब से लेकर जन्म अवधि तक शिशु के स्वास्थ्य के लिए जैसी साधना की जाती है, उसका बखान किया जाए तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। फिर भी पतले पतले हाथ पांव हवा में उड़ जाएं, जैसे लड़के लड़की ज़्यादा ही मिलेंगे ऐसे घरों में। खैर, शशि मिस्त्री की लड़की की शक्ल सबको याद आई और वह चेहरा दुनिया से उठ गया सोचकर उन्हें दुख भी हुआ। बहुत लोग बच्चों का कान बचाकर कहने सुनने भी लगे। यद्यपि आजकल के बच्चों को छिपाकर कुछ कहना हास्यकर ही लगता है। सहसा उस निस्तेज समुद्र में फिर तूफान आया। फिर तरह तरह की आवाजें सुनाई पड़ी, जिसको सुनकर अंदाजा लगा कि स्वयं रंजीत मित्रा का रंगमंच पर आविर्भाव हुआ है और लोगों ने उनकी कार घेर ली है। चलो, एक और मजेदार किस्सा देखने सुनने को मिला। अब ईंटबाजी का खतरा नहीं था, इसलिए 2 मंजिले, 3 मंजिले और 4 मंजिले की खिड़कियां फटाफट फटाफट खुल गईं। नीचे वालों ने एक ही पट खोला ताकि अंग कुछ इधर उधर होता दिखाई दिया तो झट बंद कर सकेंगे। कर्मस्थल से उठने के बाद आकर्म स्थलों का चक्कर लगाते हुए घर लौटने की आदत है रंजीत मित्रा की, परंतु किसी किसी दिन कहते हैं दफ्तर में काम किया था या किसी जरूरी काम से रुकना पड़ा। घर से अगर फ़ोन किया जाता तो मालूम होता वे तो बड़ी पहले ही जा चुके हैं और उसी दिन यह प्रश्न पूछा जाता था। लेकिन क्यों? रंजीत मित्रा जैसा इंसान क्या अपने बीवी बच्चों से डरता है? नहीं, यह बात बिल्कुल नहीं, बल्कि बात कुछ और है। रंजीत मित्रा को अपने नाम से बेहद प्यार है। वह नाम औरों की नज़रों में मधुर, मोहन, सुंदर, सुशोभन और ज्योतिर्मय रूपों में विस्फुटित हो इसी साधना में लगे हैं। रंजीत मित्रा। अंदर की बनियान चाहे कितनी ही गंदी फटी क्यों ना हो, ऊपर की कमीज में वे एक लकीर तक पड़ने ना देंगे, जरा सी तह तक नहीं बिगड़ेगी। घर हो चाहे बाहर, सभी जगह एक सा नियम है, खास तौर से बेटे संजीत के पास। संजीत की दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण है। लगता है वह ऊपरी परत को भेदते हुए नीचे के छिद्रों को देख लेगा। इसलिए और भी ज़्यादा रंग रोगन लगाने की जरूरत होती है। बस सुविधा इतनी सी है, उसे दफ्तर के काम से प्रायः बाहर जाना पड़ता है। शायद यही कारण है कि उनका होनहार बेटा अभी भी बाप के साथ बीवी बच्चों को लेकर रह रहा है, वरना कब का चला गया होता। इस समय संजीत कलकत्ते में है नहीं, इसलिए रंजीत उनके अपने घूमने घामने के काम से कुछ ज़्यादा ही समय लगा रहे हैं। आज भी यही बात है। गेट में घुसने से पहले ही भीड़ पर नजर पड़ चुकी। गाड़ी अंदर घुसते ही मुंह निकालकर अत्यंत विनीत भाव से पूछा, मामला क्या है? हाँ, कार वे स्वयं चलाते। अपनी गतिविधि की खबर वह अपनी मुट्ठी से बाहर जाने नहीं देना चाहते हैं। अतएव रंजीत मित्रा का ही चेहरा दिखाई पड़ा। दूसरे ही क्षण स्पष्ट सुनाई पड़ा, नहीं, कोई गलती नहीं हुई, साफ साफ सुना। ये लो साला बुढ़ा आ गया। आश्चर्यचकित होकर रंजीत मित्रा ने अपने चारों ओर देखने का प्रयास किया कि किसके लिए यह बात कही गई है। जानना चाहा, परंतु अपने अलावा वहां और किसी को न देखकर सोचने की कोशिश करने लगे कि इस तरह 12 घंटों के बीच दुनिया में ऐसी कौन सी दुर्घटना हो सकती है कि उसके लिए
किंतु सोचने का वक्त ही नहीं मिला। गाड़ी का घिराव हो गया, कटुक्तियां शुरू हो गईं। इस समय वे दल में भारी थे और जो आया था वह अपराधी पक्ष का था, अतएव उसे निडर होकर कुछ भी कहा जा सकता था। हर समय केचुआ बने रहने की क्या कोई प्रतिक्रिया न होगी? परंतु रंजीत मित्रा अपने दामाद विभास कमल की तरह मूर्ख नहीं है कि कटुक्तियों सुनकर बंदूक ढूंढते। वे मोटर से बाहर निकल आए, हाँ उतर आए, क्योंकि वे मनुष्य चरित्र के बारे में अनभिज्ञ नहीं हैं। जनता के स्वभाव की पहचान है उन्हें। काफ़ी लंबे अरसे तक वे लेबर ऑफिसर रह चुके हैं। इतना वे जानते ही हैं कि जब इतने सारे आदमी एक साथ झुंड बनाकर आते हैं तब विपक्षी को झट से छुरा नहीं भोंकते हैं। फिर भी सावधानी बरतते हुए घिरी हुई मोटर से किसी तरह नीचे उतर आए। आत्मसमर्पण की मुद्रा में दोनों हाथ ऊपर उठाकर खड़े हो गए। शांत भाव से बोले, मामला क्या है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है भाई, मुझे जरा बता तो दीजिए। इस शांत और आत्मसमर्पण की मुद्रा का परिणाम अच्छा ही हुआ। दो एक जने अगुआ होकर आगे आए और उत्तेजित भाषा का प्रयोग करते हुए मामला समझाने लगे। सुनकर मानो रंजीत मित्रा को बिजली का झटका लगा। इस लड़के का दोनों कंधा पकड़कर लटक से गए। क्या कह रहे हो भाई? हमारे शशि की वही बिटिया? हालांकि इस समय शशि की वही लड़की को मन ही मन पहचान नहीं पा रहे थे, फिर भी दृश्यतः यही करना उचित जान पड़ा। उसके बाद ही दोनों हाथों से कनपटी दबाते हुए आंखें कर ली। सोच ही नहीं पा रहा हूँ, इन लोगों के साथ रंजीत मित्रा भाई कहकर ही बात करते हैं। जब ये लोग आते हैं चंदा लेने या मोहल्ले में दशहरे के समय दुर्गा पूजा में प्रेसिडेंट बनाने का अनुरोध करने आते हैं, कहते हैं समझता हूँ भाई, मोहल्ले की पूजा में मुझे तो और भी चंदा देना चाहिए, लेकिन मुश्किल ये है कि कर्तव्य तो घर में भी करना पड़ता है और बाहर भी। जहाँ काम करता हूँ वहाँ के लोगों की भी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। वे लोग कई हिस्सों में पूजा करते हैं और दूसरे प्रस्तावों पर हाथ जोड़कर कहते हैं, बस यही मत कहो भाई, इसके लिए तो माफ़ करना पड़ेगा। आऊँगा जरूर, पंडाल के नीचे बैठा रहूँगा, ठाकुर जी के दर्शन करूँगा, लेकिन प्रेसिडेंट बनकर उच्च आसन पर नहीं बैठ सकूँगा। और भी यहाँ कई योग्य व्यक्ति हैं जो शायद इससे खुशी होंगे। इसी तरह भाई कहकर शहद घोलकर बात करने की आदत है। ये सारे के सारे लड़के वही तो नहीं हैं, कुछ इनमें नई भी हैं। वही नए और भी अनेक लोग बातें सुनकर मुग्ध हो गए। शशि मिस्त्री की लड़की का बेमौत मर जाना बड़ी देर तक सोच ना सके रंजीत मित्रा। कनपटी दबाए मोटर से टिके खड़े रहे, फिर सहसा बल प्राप्त कर पूछ बैठे, तुम लोगों ने पुलिस को इत्तला नहीं दी? पुलिस? लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि पुलिस को खबर करके वे लोग अभी तक इसे रोमांचक परिस्थिति से गुजर रहे थे कि उससे वंचित रह जाते, परंतु रंजीत मित्रा के उत्तर प्रार्थी चेहरे से तो यह बात बताई जा सकती है। इसलिए झट से एक बोला, पुलिस की बात छोड़िए। क्यों छोड़ा जाए, यह बात पूछना बेकार है। छोड़ तो देना ही चाहिए, क्योंकि इस त्रुटि को छिपाने का कारण होना चाहिए। रंजीत मित्रा की नज़र के सामने जितने चेहरे थे, सबकी तरफ देखकर वेदनाहत स्वरों में वे बोले, बात तो ठीक है, अपने देश की पुलिस पर कई बार गर्व तक नहीं कर सकते हम, फिर भी अपराधी को दंड तो मिलना ही चाहिए। सहसा जोश में आ गए, बोले हाँ मिलना चाहिए, यद्यपि ऐसे घिनौने अपराध के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए यह तो मैं जानता नहीं। सोचा नहीं जा सकता कि एक नन्ही सी बच्ची को कुचलकर कोई भाग रहा है। इतनी बड़ी अमानवता। मैं यह नहीं कहता हूँ कि एक्सीडेंट लोग जानबूझकर करते हैं, फिर भी एक्सीडेंट तो ही है। हो सकता है यह रंजीत मित्रा की कल कोई ऐसी बात कह बैठे, फिर भी कहूँगा मोटर या स्कूटर चलाते वक्त खूब सावधानी बरतनी चाहिए, और यही उचित को अपराधी नहीं करता है। हाँ अपराधी। इस समय मैं अपने दामाद को एक घृणित अपराधी के अलावा कुछ और सोच भी नहीं सकता। नालायक, जानवर, हृदयहीन, कापुरुष। मुझे तो लग रहा है मुझे खुद जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, जबकि यह अपराधी मेरे ही घर में मुँह छिपाए बैठा है। पर तुम तो समझ ही रहे हो भाई, इसके साथ मेरी लड़की का सुख दुख जुड़ा है। तुम ही लोग चले जाओ असली बात बताकर न्याय और सत्य की अर्जी लेकर। जनता स्तब्ध रह गई, मानो कोई मंच पर भाषण दे रहा हो वही सुन रहे हैं, या फिर रंगमंच पर दी गई कोई ऊंचे स्तर की वक्तृता। मानो सांप की आंखों में कोई धूल झोंक रहा हो। किसी के मुंह से नहीं निकला कि अच्छा जाता हूं। थाने पर डायरी लिखवाना क्या इतना आसान काम है? प्रत्यक्षदर्शियों को लेकर खींचातानी नहीं होगी, अपराधी से ज्यादा इनकी गत बनेगी। रंजीत मित्रा मन ही मन हंसे।
और भी अधिक वेदना विधुर हंसी हंसकर बोले, खूब समझ रहा हूँ कि अपराधी मेरा दामाद है, मेरा इकलौता दामाद है, इसलिए इसलिए इस जगह पर जरा उनका गला कांप उठा। इसलिए तुम लोग हिचक रहे हो, कुंठित हो रहे हो। फिर भी कहूँगा, झिझक छोड़ो। मैं तो जरा भी नहीं हिचक रहा हूँ। मैं तो दिल से चाहता हूँ कि तो मैं इस जनता की अदालत के बीच में लाकर खड़ा किए दे रहा हूँ। तुम लोग उसे जो सजा देना चाहो। मुझे तो लगता है कि यहाँ शशि को भी बुला लेना चाहिए। अपने इतने लंबे जीवन काल में ना जाने कितने शब्दों का पहले कभी प्रयोग नहीं किया था, जिन्हें इस समय कम समय में वो बोल गए। शशि का नाम सुनकर कोई दबी जबान में कुछ बोले। शायद कह रही हो कि इस समय शशि कहाँ मिलेगा, क्या वह दुकान खोले बैठा होगा। पर रंजीत मित्रा बोले, क्या कह रहे हो, शशि नहीं मिलेगा? नहीं, मतलब कि दुकान पर तो होगा नहीं। कोई बोला। दूसरा बोला, शायद इस वक्त अस्पताल में हो। मित्रा बोले, राइट, तब फिर हमें वहीं जाना होगा। कम से कम पूछकर जानना होगा कि वह क्या सजा देना चाहता है, उसकी शोकाकुल आत्मा क्या कहती है। मैं उसकी राय जानना चाहूँगा। तुम में से कोई एक मेरे साथ चलो। चलो चलो मतलब? सुनकर सब भौचक्क रह गए। कहाँ चलो? किसे पता है कि किस अस्पताल में जाने पर शशि मिस्त्री की लड़की का पता चलेगा। रंजीत मित्रा ने सांपों की टोकरी में भर डाला था, बस ढक्कन लगाना भर बाकी था। वही लगाया। बोले, उसे कहाँ ले जाया गया? पीजी में या शंभुनाथ में या बाड़े में? कहाँ पर? प्रत्याश भरी वेदना, कोमल आत्मधिक्कार से मलान आहत दृष्टि उन्होंने सब पर डाली। अब एक जुल्फीदार बालों वाला लड़का हिम्मत करके आगे बोला, हम लोग सर गाड़ी रोक रहे थे, देखा नहीं कौन लोग उठाकर ले गए। वह भूल गया कि अभी साला साला वही चिल्ला रहा था। ओहो, तब तो बड़ी मुश्किल है। रंजीत मित्रा बोले, ठीक है, मैं ही हर संभव जगहों में फ़ोन से पूछकर मालूम करूंगा। क्या बजा था उस वक्त? रंजीत मित्रा ने झट से कार के अंदर हाथ डालकर ऑफिस का बैग उठाया, उसमें से एक नोटबुक जैसी चीज खींची, पेन निकालकर उस पर कुछ लिखा, शायद वक्त नोट किया। उसके बाद आंख उठाकर बोले, तुम लोग जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था उनका नाम भी तो मालूम होना चाहिए। अभी इन लोगों में आतंकित होकर एक दूसरे को देखा। पीछे से भीड़ पतली होने लगी। कहाँ, बताइए भाई, कम से कम 2-4 जनों का नाम तो बताइए, वरना वे लोग मुझसे जिरह करेंगे। तब मैं यहाँ तक कहाँ पूछेंगे मैंने कहाँ देखा। मैंने जिनसे जिनसे विश्वस्त सूत्रों से जाना है उनका नाम तो चाहिए ना। इसके अलावा उसी पेन से नोटबुक पर कुछ लिखते हुए आगे बोले, इसके अलावा दामाद का यह पक्षीराज, यह भी इश्यू बोर्ड, जख्मी होने पर भी दिखाना तो पड़ेगा ना। यही की परिस्थिति कैसी हो गई है, उन्हें यह समझाना पड़ेगा। मैंने रास्ते के किनारे पर पड़ी देखा तो उस समय कहाँ पता था किसकी है। खैर, कम से कम 2-4 प्रत्यक्षदर्शी जिनके नाम ना दिया तो। अरे बाबा, क्या झंझट है। यह आदमी क्या कर रहा है? अस्पताल का पता करने के लिए इन बातों से क्या मतलब? अब ये लोग सरकने के चक्कर में थे। अच्छा ठीक है, रंजीत मित्रा बोले, तब फिर तुम लोग जितनी जल्दी हो सके मुझे खबर ला कर दो भाई। कम से कम खर्चे के लिए कुछ रुपए तो दे ही आने होंगे। बेचारा गरीब आदमी है, और अगर बिल्कुल ही खत्म ना हुई तो जितना भी रुपया लगे, जैसा ट्रीटमेंट हो। रंजीत मित्रा पल भर को रुके, चश्मा उतारा, आंखें रुमाल से पहुंची, फिर धीरे धीरे बोले, ईश्वर, हे ईश्वर, मुझे प्रायश्चित करने का मौका दे। हे भगवान। वे अवाक होकर देखते ही रहे। जो लड़का हाय हुल्लड़ कर रहा था अब तक सहानुभूतिपूर्वक आवाज में बोला, इसमें आपका क्या दोष है सर? भरी भरी आवाज में। रंजीत मित्रा की भी थी। देखा जाए तो कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे अपने लिए, मेरे विवेक के लिए। खैर, तुम लोग आओ, मैं दरवाजा खुलवाकर उसे तुम्हें सबके आगे कर देता हूँ। तुम लोग अगर उसे पकड़कर मारो तो भी मैं कुछ नहीं करूँगा। अब तक जो लोग उस पापी अभागे की चमड़ी उधेड़कर चप्पल बनवाने की घोषणा कर रहे थे, वे लोग जल्दी से बोल पड़े, रहने दीजिए, आप ही जैसा ठीक समझिएगा कीजिएगा। मैं ही? सहसा रंजीत मित्रा हंस पड़े, मधुर मोहिनी हंसी। बोले, मैं क्या अपने दामाद की पिटाई कर सकूंगा? वे भी फौरन विगलित हंसी हंसकर बोले, और हम लोग भी तो क्या कर सकते हैं सर? कहने के साथ ही साथ इन लोगों ने सोचा गनीमत है उस समय ये घर पर मौजूद नहीं थे तथा बंद खिड़की के पीछे से किसी ने चेहरा नहीं देखा है। गालियों की बौछार करने वालों को कोई पहचानेगा नहीं। बाद में अगर बात उठी तो कह देंगे वे लोग बाहरी आदमी थे, ना जाने कहाँ के लोफर नालायकों ने यहाँ कर भीड़ जमा कर दी थी। मिनटों में यह सब सोच लिया था उन्होंने। यही 1 मिनट मित्रा साहब को कनपटी रगड़ने में बीता। उसके बाद वे बोले, बात तो सही है, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकोगे, फिर भी भयंकर कुछ होना जरूरी था। खैर, कम से कम उसे एक बार तुम लोगों के सामने तो करो, सिर झुकाकर माफ़ी ही मांगे। नहीं, अपना सगा जानकर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, माफ़ी उसे मांगनी ही होगी। इतना बड़ा अपराध करके बच निकले, नहीं, यह नहीं होगा।
जैसे ये लोग ही न्याय धर्म से के कर्ता धर्ता हों, कानून बनाने वाले हों, मालिक हों। परंतु मित्रा साहब की बातें सुनकर इन कानून के कर्ता धर्ताओं के चेहरे फीके पड़ गए। अरे बाप रे, अभी तक जो कुछ भी कहा है और जैसा कि पूछताछ होने पर करने की सोचा जा है, यह तो सब गड़बड़ा जाएगा। क्या अंदर वालों ने अभी तक हम लोग जो कह रहे थे सुना ना होगा? अगर उसी का हवाला देते हुए क्षमा प्रार्थी मुकर जाए तो? इसके अलावा ईंटें फेंककर खिड़की तोड़ी है, वह सबूत तो छिपने का नहीं। और इनका जो हाल है, कहीं पुलिस ही ना बुला बैठे। हो सकता है दामाद को पसंद नहीं करते, लेकिन पुलिस का आना तो और भी खतरनाक है। वे खुद भले ही रक्षक होकर भक्षक बने, इससे कुछ आता जाता नहीं, परंतु अपने हाथों में कानून लिया है, सुनेंगे तो बस खैर नहीं। दोषी को छोड़ निर्दोष को धर दबोचेंगे। फिर खिड़की का शीशा तोड़ना, मोटर बाइक का भुर्ता बना देना तो छिपा रहेगा नहीं। इसलिए वे जल्दी से बोल उठे, नहीं नहीं, जाने दीजिए जाने दीजिए। इसके साथ चुटकियों में वह जगह खाली हो गई। बिल्कुल मैदान साफ। रंजीत मित्रा उसी साफ सुथरे मैदान को अद्भुत दृष्टि से देखकर मुस्कुराए। फिर कार में चढ़ बैठे। मैंशन के पीछे जो गैरेज की कतार है, उसी में से एक को अपना लक्ष्य मानकर बगल वाले गैराज की ओर बढ़े। हर खिड़की पर लटकी उत्कंठित दर्शकों की भीड़ की समझ में बात आई नहीं। गाड़ी घिराव होने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, देखकर वे खिन्न हुए। उससे भी ज्यादा अपने ऊपर उन्हें गुस्सा आया। इस वक्त अगर उतर जाते तो इन लड़कों से कुछ बातें करते तो दो काम होते। एक तो पता चल जाता कि यह घटना इतनी खामोशी से ठंडी कैसे पड़ गई, और दूसरी बात होती कि भविष्य में रंजीत मित्रा के आगे नाक रह जाती। अब इधर उधर का बहाना बनाकर सफाई देनी पड़ेगी कि उस समय उपस्थित क्यों नहीं हो सके। अनुमान लगा लगाकर घटना को समझने की कोशिशें चलने लगी। रंजीत मित्रा ने इतनी देर तक लड़कों को क्या समझाया होगा? केवल मुंह की बात खर्च करके इतनी आसानी से ऐसा क्या समझाया जा सकता है कि इतना भयंकर तूफान शांत हो जाए? कार गैरेज में रखकर उंगली में चाबी की रिंग नचाते हुए रंजीत मित्रा 7 नंबर फ्लैट के सामने आ खड़े हुए। अपनी जेब से डुप्लीकेट रहने दी, साधारणतः वे बैल ही बजाया करते हैं। गृह स्वामी का गृह आगमन की घोषणा कहा जा सकता है। आज लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जेब की चाबी से दरवाजा खोलकर भीतर घुस गए। घुसते ही पैसेज की बाईं तरफ सर्वेंट रूम पड़ता है और दाहिनी तरफ ड्राइंग रूम। पैसेज पार होते ही काफी जगह है जिसे डाइनिंग कम ड्राइंग रूम बनाया गया है। यद्यपि यह ड्राइंग रूम घरेलू प्रयोग के लिए है। गृह स्वामी यहीं चले आए। देखा, खाने की मेज के दो तरफ बादू और मऊ बैठे हैं और दोनों की बगल में माँ। बैठक में एक सोफे पर नीता और सुलेखा बैठी हैं और एक और विभास। विभास एक चित्रों भरी अंग्रेजी पत्रिका के पन्ने उलट रहा है। बाहर की गर्जना थोड़ी शांत हो जाने के बाद उसने बंदूक मांगने की जिद छोड़ दी थी और गेस्ट रूम के डनलप पिलो के गद्दी वाले दीवान पर लेट गया था। ससुर के आ जाने से और उनकी कार का घिराव होने की खबर पाकर कमरे से बाहर आकर किताब के पन्ने उलटने लगा। उलटते उलटते घंटों बीत गए। गृह स्वामी का शुभ आगमन ही नहीं हो रहा था। इधर खिड़की के उधर भीड़ नहीं है, इस बात का अनुमान लगाकर नीता और स्वाति ने एक खिड़की खोल ली थी। देखा था बाबूजी उन लोगों के साथ लगातार बातें कर रहे थे। उन्हें सुलक्षण जान पड़ा था। जब से लोग एक साथ उन पर चढ़ाई कर बैठे हैं, तब अब किसी तरह का डर नहीं है। मामला जब फिसल गया है तब निपट भी जाएगा। बाबूजी क्या को कार गैरेज की ओर ले जाते देखकर बच्चों को खाना खिलाने ले आई है। अंदर आकर दामाद को देखते ही रंजीत मित्रा का सिर से पांव तक जल उठा। यूं ही वे उसे फूटी आंख नहीं देख सकते हैं। उस पर सुलेखा को दामाद की खातिरदारी करते देख चिढ़ जाते थे। दामाद का नकछड़ा रंग ढंग भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। अभिजात की मुद्रा और होती है और नकचड़ापन और। अभिजात बनने के लिए दिमाग ठंडा रखना पड़ता है, खून ना खौल पाए। रंजीत मित्रा आजीवन काल यही कामना करते आ रहे हैं और यह बी के घोष अर्थात विभास कमल ठीक इसका उल्टा है। उसका खून हर वक्त खौला करता है। इस समय हालांकि रंजीत मित्रा के खून में हलचल मची थी। कितने कौशल दिखाकर इन जहरीले नागों को पिटारे में भर डालने पर भी नर्व पर कम दबाव तो पड़ा नहीं था। जो लोग हमेशा रंजीत को सर कहते रहे हैं और आखिर में आज वह भी कहने लगे थे, शुरू में उन्हीं लोगों ने साला भी कहा था, फिर भी वे कुछ नहीं कर पाए। इस समय भी गवार की गर्दन पकड़कर खूब जमकर पिटाई करने की एकांत इच्छा का दमन कर उसकी ओर न देखकर खाने की मेज की तरफ देखा। अति साधारण स्वर में बोले, क्या बात है, ये लोग इतनी रात को खा रहे हैं?
कहते कहते टाई खोलने लगा, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे आज के आंधी तूफान का उन्हें पता तक नहीं। इनकी बात का उत्तर किसी ने नहीं दिया। रीता और स्वाति दोनों माताएं बच्चों की थालियों में बहुत कुछ ज़्यादा कुछ देखने में व्यस्त हो गई। जवाब दिया बादू ने, बोला, वाह, आज राक्षस नहीं आया था? लोग पुपा को मारने आए नहीं थे क्या? तभी ना जतिन दादा को खाना बनाने में देर हो गई। रंजीत मित्रा पोते के और करीब जाकर बोले, अरे बाप ले, राक्षस! वह लोग देखने में कैसे थे? बादू बोला, देखता कैसे? जतिनदा ने क्या देखने दिया? माँ, बुआ, दीदू ने दिया देखने, खिड़की बंद कर दी थी ना। ओह, तब तो तुम राक्षस देखने से चूक गए। कहते हुए वे नातिन को संबोधित करते हुए बोले, मऊ, तुमने क्यों नहीं राक्षसों को मार डाला? मऊ ने मुंह फुलाकर उत्तर दिया, कैसे मारती? तुमने तो बंदूक छिपा कर रख दी, बापी को ही कहाँ मिली? रंजीत ठिठके पीछे मुड़कर एक बार देखा। विभास पूर्वावस्था में था। सुलेखा एक बुनाई में उलझी हुई थी। नीता यूं ही बैठी पैर नचा रही थी, निर्विकार निर्लिप्त चेहरा लिए। रंजीत मित्रा ने किसी से कोई बात नहीं की, अपने कमरे में चले गए। इस समय अटैच्ड बाथरूम में जाकर 40-45 मिनट तक नहाएंगे। उसके बाद दूध सा सफ़ेद कुर्ता पहनकर दामाद से भी ज़्यादा तरुण मुद्रा में आकर खाने की मेज पर बैठेंगे। यह किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इतनी देर तक बाहर रहकर सारा हाल जानकर रंजीत मित्रा भीतर आकर किसी से एक बात भी नहीं करेंगे। सभी ने सोचा था भीतर आते ही बम की तरह फूट पड़ेंगे। उसी के अनुकूल हर संभव प्रश्नों के उत्तर सोच रखे थे सबने। दो तरह की बातें सोच रखी थी। एक, उन पाजी बदमाश लड़कों ने कैसा उत्पात मचाया था, इसे अच्छी तरह बताकर उनके बारे में कठोर व्यवस्था करने का संकल्प घोषित करना। दूसरा, विभास कमल की हट के विरुद्ध कुछ साधारण से विचार व्यक्त करने के बाद अगला क्या कदम उठाया जाए, इस बारे में परामर्श करना। दोनों ही तरह की बातें सोची गई थी। कम से कम सास दमाद तो तैयार बैठे थे। बंदूक वाली बात सुलेखा बिल्कुल गोल कर देना चाहती थी। नीता स्वाति का भी यही इरादा था। केवल रीता के इरादे ही साफ साफ समझ में नहीं आ रहे थे। रह रहकर उल्टा सीधा बक रही थी। बादू और मऊ बंदूक की बात जानते हैं, यह किसने सोचा था? छोटे बच्चों की समझ का दायरा कितना है, यह ज्ञान बड़ों को नहीं है। तभी बड़ों की असतर्कता की कोई सीमा नहीं रहती। विभास मनी मन जल रहा था। ससुर ने आकर उसे अगर पागल, रास्कल, मूर्ख कहकर डांटा होता तो वह शायद इतना अपमानित ना होता। यह तो असहनीय है। जब जान लिया कि रंजीत मित्रा बाथरूम में घुस गए हैं, तब सहसा उल्टा और पत्नी को संबोधित करके बोल उठा, मऊ को खिलाकर तुम्हें खाना हो तो खा लो, अब घर लौटना है, काफ़ी रात हो गई। घर लौटना है? आज लौटने का प्रश्न उठ सकता है? यह किसने सोचा था? अभी थोड़ी देर पहले ही तो सुलेखा ने रीता के आधुनिक बाबू टाइप नौकर अजीत कुमार को फोन कर पर बता दिया था कि आज रात को वे लोग नहीं लौटेंगे, मऊ सो गई है। सुलेखा है तभी नौकर के आगे नाक रखने को कि ऐसे बहाने बनाती है। यहीं पर आकर रीता ने फ़ोन किया होता तो कहती, अजीत, आज हम लोग वापस नहीं आएंगे, तुम बाहर का दरवाज़ा लॉक करके सो जाओ। रीता की जगह पर वह कहने गई थी। तभी कहते हुए सोच रही थी कि गनीमत है उन डाकुओं ने टेलीफोन की लाइन नहीं काट दी। हालांकि कहते सुना था कि साले की टेलीफोन की लाइन भी काट दो। अब दामाद की घोषणा सुनकर हृदय की धड़कन बंद होने को आई। मुंह से निकल गया, क्या कह रहे हो? मैंने तो तुम्हारे अजीत से कह दिया कि तुम लोग आज वापस नहीं आओगे। विभास कमल गंभीर होकर बोला, नहीं, जाना पड़ेगा। सुलेखा व्याकुल भाव से बोली, क्यों बेटा, इतनी रात हो गई, फिर तुम्हारी गाड़ी भी नहीं है। शहर में टैक्सियां भी हैं, लेकिन जाने की ज़रूरत क्या है? शरीर और मन पर आज काफ़ी कुछ बीता है, खाकर यहीं सो जाओ। खाने की बात छोड़िए, खाने की स्थिति नहीं है। जो कुछ खा सकोगे जरा तो खाओगे। कहते हुए सुलेखा ने अपनी आशंका व्यक्त की। इस समय वे गुंडे सिर झुकाकर भले ही चले गए, अगर आसपास कहीं ताक लगाए बैठे हों तो। सुनकर बीके घोष का हृदय भी कांप उठा कि नहीं, यह नहीं पता, पर यह खतरा उसके मन में भी था। फिर भी अहंकार दिखाकर बोला, तो क्या किया जा सकता है? रीता लड़की को खिलाकर यतीन के जिम्मे कर रही थी ताकि मुंह धुलाकर सुला दे। उसने इशारे से नौकर को जाने के लिए कहा। उसके बाद मेज से हटकर दबी जुबान से व्यंग करती बोली, जानबूझकर हंसी मत उड़वाओ कमल। इतनी अगर हिम्मत थी तो फिर शेल्टर में आकर क्यों छिपे थे? उनके हाथों खत्म हो जाते। विभास क्रुद्ध स्वर में बोला, तुम तो यही चाहती हो। रीता सहसा जोर से हंसने लगी, बोली, सुन ले,
नीता, अपने विभासदा की बात सुन, मैं चाहती हूँ इनका खून हो जाए। अरे बाबा, इससे तो मेरा भी खून हो जाएगा, पर हाँ 2-4 साल श्रीधर में रह आने से कोई बुराई नहीं है। रीता, ये क्या हो रहा है? सुलेखा नाराज होकर चिल्लाई। हर वक्त तुम्हारी इस तरह के चुभते मजाक अच्छे नहीं लगते। देख रही है ना, बाबूजी आ गए हैं। हालांकि इन बातों का बाबूजी के आने से क्या संबंध है, यह समझ नहीं आया। नीता बोल उठी, सब कोई मिलकर झमेला मत कर रहे। दीदी, भूख के मारे मेरी अंतड़ियां सूख रही हैं। अंत तक जाना नहीं हो सका। छिपे मौके की तलाश में बैठे हैं कट्टर छाती पर हथौड़े सी चोट कर रहा था। यथारीति नहाकर गले और गर्दन पर पाउडर की मोटी तह की प्रलेप लगा, सफेद पजामा कुर्ता पहन शाही ढंग से डाइनिंग टेबल पर रंजीत मित्रा बैठे। इस बात का रंजीत मित्रा को शौक है। घर के नाप से डाइनिंग टेबल बड़ी है, सुंदर है, कीमती है। अपने निश्चिंत स्थान पर बैठकर साधारण आवाज में रंजीत बोले, कहाँ विबास नहीं बैठेगा? मेज पर रीता, नीता, स्वाति बैठ चुकी थी। सुलेखा बैठेगी इसका आभास मिल रहा था, क्योंकि उनके निर्दिष्ट स्थान के सामने प्लेट रखी थी। हालांकि सुलेखा मेज पर खाना खाने पर भी नियम कानून मानती नहीं है। सबको परोसने के बाद अंत में ही बैठती है। बाप के पूछने पर नीता संक्षेप में बोली, विभास को भूख नहीं लगी है। अरे, बड़े आश्चर्य की बात है। क्या इतनी सी भूख नहीं कि मेज पर बैठे लेट गया है क्या? नहीं, मऊ सोना नहीं चाह रही थी, इसलिए उसके पास है। रंजीत मित्रा ने खुली आवाज में पुकारा, विभास, अरे भाई, अभी कैसे सो रहे हो? अरे कुछ तो खाओ, आओ आओ। सबने आश्चर्य से देखा। और दिनों और आज के दिन में कोई अंतर नहीं है, गले की आवाज भी वैसी है। तब क्या गुंडों ने वास्तविक घटना के संबंध में कहा कुछ नहीं? बादू के बताए राक्षस के किस्से को क्या किस्सा समझ रहे हैं? गले की आवाज सुनकर विभास भी चौंका। कमरे में यंत्र चलित सा निकल आया। रंजीत पत्नी की ओर देखकर बोले, सुबह ऐसा क्या खिलाया है जो इस वक्त खाना नहीं खाएगा? दामाद पर प्रेम बरसाते वक्त जुर्म नहीं करना चाहिए। खैर, बिल्कुल ना खाना ठीक नहीं होगा, कम से कम चिकन तो खाओ। दामाद के मौन को सुलेखा ने स्वीकृति समझ कृतार्थ भाव से जल्दी जल्दी प्लेट रखी, खाना परोसा। विभास कुर्सी खींचकर पुराने सिद्धांत का हवाला देते हुए बोला, खाने की इच्छा नहीं थी। रंजीत मित्रा ने उसकी बात का उत्तर देकर कहा, रीता, तू भी तो ठीक से नहीं खा रही है। रीता शांत भाव से बोली, खा तो रही हूँ। अब विभास कमल को लगा कि खाने के मामले में इतना कुछ बेकारी कहा, भूख अच्छी भली लगी है। रंजीत मित्रा के स्वाभाविक कंठ स्वर ने शायद पाकस्थली को और भी ज्यादा स्वाभाविक बना दिया। अब प्राण जाए तो जाए, मान बचाने के लिए खाया नहीं जा सकता है, कहना ही पड़ा। अब खाया नहीं जा रहा। रंजीत मित्रा फिर भी फौरन बोल उठे, हालांकि ना खा सकना ही स्वाभाविक है, रहने दो, जबरदस्ती नहीं करूंगा। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है वह लड़की बिल्कुल ही खत्म हो गई थी? यह क्या, इस तरह से ऐसा प्रश्न? मेज पर जैसे भूकंप आया। विभास कमल पानी पीने के लिए जो गिलास उठाया था वह हाथ में ही रह गया। गिरकर झमेला नहीं बढ़ा, यही क्या कम है? जवाब नीता ने दिया, हालांकि प्रश्न ही पूछा, तुमसे उन लोगों ने यह नहीं बताया बाबूजी? रंजीत मुस्कुरा कर बोले, जानते तब ना बताते। उसे हुआ क्या यह देखने गया ही कौन? जो ज्यादा जरूरी काम था वही किया, अपराधी को भागने नहीं दिया। उनकी बातें किसके पक्ष में कही गई समझना मुश्किल है, और आंख उठाकर मुंह की तरफ देखने का साहस था नहीं। अतएव परिवेश स्तब्ध। रंजीत मित्रा बोले, मुश्किल तो यह है कि किस अस्पताल में ले गए हैं वे लोग यह भी नहीं बता सके। कल सुबह शशि से पूछकर सब पता करना होगा। बिल्कुल मरी ना हो तो कुछ आशा है, लेकिन मर गई है तब परेशानी होगी। जिंदा रही तो उसके ट्रीटमेंट के लिए यथासाध्य रुपया पैसा देकर। रीता ने मुंह उठाया और बोली, साफ साफ कहते क्यों नहीं कि घूस देकर? रंजीत मित्रा की तेज दृष्टि बड़ी बेटी पर पड़ी। उसकी ओर देखकर बोले, नहीं, इसे घूस नहीं कह सकती, लेकिन खत्म हो गई होती फिर बात अलग थी। हालांकि ऐसे भी केस में जानता हूँ। बाबू के हाथ का थप्पड़ खाकर नौकरानी का बेटा मर गया। केस सामने आया। उसी नौकरानी ने कोर्ट में कह दिया कि मेरे लड़के को मिर्गी की बीमारी थी, यूं ही गिरने से मर गया। उसके पीछे कौन सी बात थी समझ लो। रीता, समझ रही हूँ बाबूजी, और बहुत कुछ समझ गई हूँ, पर सोचती हूँ मेरी मऊ को अगर कोई। रीता, सुलेखा धमकाते हुए बोली, तो क्या सोचती है, जो जी में आया बक दे? बहादुरी है क्या इसमें? चुप रह। रीता धीरे धीरे बोली, तब से चुप ही तो हूँ माँ। बहादुरी दिखाने की हिम्मत होती तो जिस वक्त वे लोग कह रहे थे खूनी को बाहर निकाल दीजिए, तभी दरवाजा खोल देती।
लड़की के झुके हुए चेहरे की ओर देखते हुए रंजीत मित्रा बोले, खोल देना कोई बुद्धिमानी का काम ना होता। जब बंदूक उठाने तक की नौबत आ गई थी तब तो लगता है ना बात मामूली नहीं थी। मामूली? अब सुलेखा का मुंह खुला। मामूली था? तुम्हारा भाग्य अच्छा था जो उस समय यहाँ नहीं थे। उन गुंडों ने अपने दोषों के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं होगा। अपने दोष की बात? रंजीत साहब ठाका मार के हंसने लगे। हंसते हुए बोले, अपने दोष की बात क्या किसी से कहते सुना है तुमने? अब विभास को ही ले लो, वह क्या लोगों से कहता फिरेगा कि उससे दोष हो गया है? खैर जाने दो, अब देखना है कि पुलिस केस ना हो। यह साबित करना होगा कि लड़की दौड़कर खुद ही बाइक के सामने आ गई। हालांकि यह भी निर्भर करता है कि उस लड़की की हालत पर। फिर भी इस बार रुपए पैसे से मुंह बंद भले ही कर दिया जाए, भविष्य में सावधान होना होगा। ज़्यादा ड्रिंक करके गाड़ी चलाना ठीक नहीं। भूकंप नहीं, समस्त स्थान पर भयंकर वज्राघात करके चले गए थे रंजीत मित्रा। शशि की बीबी विलाप कर रही थी। अरे मारे मेरी सोने सी बेटी, उसका कौन पिशाच गाड़ी चढ़ा कर चला गया रे? भगवान क्या इसकी सजा उसे नहीं देगा? शशि कल शाम से सारी रात यह विलाप सुनता आ रहा है। अब तड़के सुबह जरा आंख लगी ही थी कि फिर वही रोना। शशि उठकर बैठते हुए खींचकर बोला, फिर तूने भी लखना शुरू कर दिया? कह रहा हूं जान बच गई है और फिर भी। अरे मारे, तुम तक दानवों जैसी बातें कर रहे हो। जान से बची है तो क्या दोनों टांगे तो जीवन भर के लिए चली गई? क्रुद्ध स्वर में शशि बोला, चली तो गई है, कह तो रहा हूं गई है। अमीरों की गाड़ी के चक्के के नीचे गरीबों की छाती कुचले, यही तो विधाता का नियम है। इसकी खैर मना। खैर मनाओ? कटे पैरों वाली लाबी की शादी होगी? लाबी फिर कभी 5 लोगों जैसी हो सकेगी? ठीक उसी वक्त बाहर से किसी की आवाज सुनाई पड़ी, घर में कोई है? इतने तड़के अभी 5 तक नहीं बजे थे, कौन आ सकता है? शशि चौंक उठा। डर के मारे उसके हाथ पांव कांपने लगे, गला सूख गया। जल्दी से उठकर दरवाजे के पास गया, लेकिन किसके सामने खड़ा हुआ जाकर? शशि की दुकान के सामने बड़े बड़े आदमियों को आकर खड़ा होना पड़ता है, कारण शशि का ढीलापन। लेकिन शशि के इस ईंट गारे की दीवालों और टीन की छत वाले घर के सामने कब राज आगंतुक आकर खड़ा हुआ है? शशि भौचक्का सा बाप बेटी का मुंह देखता रह गया। हाँ, शशि इन्हें पहचानता है। नल की टोटी बदलने के लिए, सिस्टर्न ठीक करने या पानी का पाइप टूटने या शशि सभी फ्लैटों में जाया करता है। और यह लड़की हर रोज अपने मियाँ के पीछे बैठकर आया जाया करती है। शशि ने कल भी तो देखा था दुकान के सामने से जाते, परंतु हाँ, कल तक जब शशि की पसलियों को तोड़ते हुए वह भयंकर गाड़ी चली गई तब यह लड़की उस पर सवार नहीं थी। शशि के मन में बहुत सारी बातें इकट्ठी थी, परंतु उन्हें मुंह पर नहीं लाया। बस बोला, आप लोग यहाँ? रंजीत मित्रा ने गंभीर हास्य का सहारा लेते हुए कहा, जरूरत पड़ने पर हाथी भी मेंढक के बिल में आता है शशि। शशि यह बात सुनकर सख्त पड़ गया। स्वाभाविक था, सूखी आवाज में बोला, हाँ देख तो रहा हूँ। इससे पहले कि रंजीत मित्रा कुछ कहते, रीता उनके पीछे से निकलकर सामने आ गई। व्यस्त भाव से बोली, शशि, तुम्हारी लड़की का क्या हाल है? शशि घर में है और नींद से उठकर आया है। देखकर रीता के मन में आशा का संचार हुआ था, इसलिए साहस कर आगे बढ़ाई, वरना पहले तो डर के मारे पिता के पीछे छिपी थी। जबकि रीता के ही प्रयासों के कारण केयर टेकर से शशि का पता लेकर इतने तड़के आना हुआ था। उसी ने पता ढूंढने का यह रास्ता सोच निकाला था। शशि ने रीता की व्याकुलता को महत्व नहीं दिया। लापरवाही जताते हुए बोला, हाल क्या होगा? हाल जैसा आपने रखा है वैसी ही है। सुनकर रीता बुझ सी गई, चुप हो गई। वह दोबारा पिता के पीछे चली गई या पिता उसके सामने आ गए, क्या पता। अब रंजीत मित्रा ने बात की। अनुशासित और कड़े स्वभाव के व्यक्ति हैं। व्याकुलताहीन स्वर से में बोले, गलती हो गई है, यही स्वीकार करने के लिए ही मेंढक के बिल में आया हूँ। शशि, तुम मेंढक जैसा व्यवहार ना करो तो कोई हर्ज है? आखिर रोजी रोटी का धंधा तो फिर करना ही होगा ना। हंगामे में फंसने पर पेनल्टी देना पड़ता है, जानता हूँ, परंतु तुम्हारी बेटी का हाल जाने बगैर समझू कैसे कि कितनी पेनल्टी देनी होगी। मन में शशि को आया कहे कि घूस देकर मुंह बंद करने आए हैं, लेकिन ऐसा ना कर सकेंगे। मैं आपके लाडले दामाद को कोल्हू में ना जुतवा दूं तो मेरा नाम भी शशि नहीं। पर जो कुछ कहने की इच्छा होती है उसे क्या एक ज्ञान संपन्न या दुनियादार इंसान कह सकता है? शशि ने क्षण भर में बहुत कुछ सोच लिया। जिनके हाथों में
मुंह बंद करने की चाबी है। वे यहाँ ताला ना बंद कर सके तो अन्यंत्र बंद कराएंगे। आर के मित्रा के दामाद बी के घोष को कोलों में जोत सकने की क्षमता क्या शशि में होगी? बल्कि इस समय नरम पड़ रहा है। हाथ रगड़ रगड़ कर कुछ ज़्यादा ही वसूला जा सकता है, और नरम ही कहाँ है। कह तो दिया है कि भैंस और कानून का सहारा लिया तो रोजी रोटी पर आ बनेगी। शशि को याद आई वह कहावत, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर। इसलिए शशि उदार भाव दर्शाते हुए बोला, जिंदा है, बस इतना ही कहा जा सकता है। दोनों पैर उसके बुरी तरह कुचल गए हैं, लगता है काट कर फेंक देना पड़ेगा। रंजीत मित्रा ने दोस्ताना लहजे में कहा, नहीं नहीं शशि, ऐसा शायद ना करना पड़े। आजकल बहुत अच्छे अच्छे इलाज चले हैं। एकमात्र मृतक को जिलाने के लिए डॉक्टर लोग सब करते हैं। हाँ, रुपया तो लगेगा ही, वह मैं दूंगा। इस वक्त तुम अपने पास कुछ रखो, उसके बाद डॉक्टरों से सलाह करो। उनसे कहना खर्च की चिंता ना करें, सबसे अच्छा इलाज करें। सुनकर शशि विहल हुआ। शशि को लगा इन्हें जितना हृदयहीन सोचा था उतने ये है नहीं। पछतावा हुआ है, इनके पास हृदय है। शशि की आंखें भर आईं। अपनी धोती की खूंट से आंखें पोंछता हुआ बोला, दुनिया की खबर आप ही लोग अच्छी तरह से रखते हैं। खैर सर, जैसे कहेंगे होगा। रंजीत बोले, किस अस्पताल की किस बेड पर है मुझे बता दो, मैं एक बार जाकर देख आने की बात सोच रहा हूँ। यद्यपि इससे पहले ये बात उनके जहन में ना थी, क्योंकि वे तो यही सोचकर आए थे कि मर खप गई होगी। पर जब मालूम हुआ जान से नहीं मरी, तब वे क्यों कठोर बने, शशि की बेटी के प्रति कृतज्ञ हुए। हालांकि एक बार तो हर साल में जाना पड़ता, सरे जमीन खोजबीन करने तो जाना ही पड़ता है। शशि बोला, बांगुर में ले गए हैं सर, नंबर मेरे पास लिखा है, ला रहा हूँ। मित्रा साहब ने पूछा, कौन ले गया था? शशि ने कातर स्वर से कहा। उसका संक्षिप्त सार था, रास्ते में जा रहे एक सज्जन, शशि उन्हें नहीं पहचानता। उन्होंने जल्दी से टैक्सी बुला शशि को साथ लेकर, इत्यादि इत्यादि। यह भी बताया कि उसने माँ रो रो कर मर रही है, बाद में रिक्शे में जाकर देख आई है। उसे भी नहीं रहने दिया, हर रोज रिक्शे से जाएगी आएगी, तब तो 3 रुपये कम से कम खर्च हो ही जाएंगे। शशि कहाँ से इतने पैसे लाएगा? पर यह ना समझ औरत समझना चाहे तब ना। लड़की भी तो यही अकेली है, इकलौती संतान, जान छिड़कती है उस पर। इकलौती संतान सुनकर रीता का हृदय रो उठा। रीता जल्दी से बोल उठी, अच्छा ना हो। रिक्शे के किराए के लिए कहते हुए पर्स का जिप खोल डाला उसने। रंजीत मित्रा मृदु गंभीर स्वर में बोले, तू क्यों व्यस्त हो रही है रीता? मैं तो तैयार होकर ही आया हूँ। रीता ने उससे भी ज़्यादा आवाज़ धीमी की, बोली, फिर भी बाबूजी, मैं तो कुछ तो दूँ, कायदे से पूरा का पूरा उसे देना चाहिए। तुमने ही जानबूझकर अपने मत्थे मोल लिया। रंजीत मित्रा हंसकर बोले, जिसकी गर्दन ज़्यादा मजबूत होती है ना, जिम्मेदारी उसी की ज़्यादा होती है। खैर, जब तुम्हारा दिल चाह रहा है तब दे दो। रीता ने पर्स में से 200 रुपये के नोट निकाले, बड़े और छोटे नोट मिलाकर शशि के हाथ पर रखते हुए बोली, तुम्हारी पत्नी के पास रख दूं रिक्शे विक्शे के लिए? शशि ने हाथ बढ़ाकर रुपया ले लिया। उसने देखा साहब भी अपनी जेब में हाथ डाल रहे हैं। उसे अनदेखा करते हुए जल्दी से बोला, जाऊं नंबर ले जाऊं? चला गया। शायद इकट्ठा दोनों से लेते शर्म आई। उसके जाते ही रंजीत मित्रा बोले, उफ, लड़की ने मेरी इज्जत रख ली। लेकिन बाबूजी, उसके तो दोनों पैर कट गए। रंजीत मित्रा अनायासी बोल से, भाड़ में जाए, हर रोज ना जाने कितने हाथ पैर कट रहे हैं, रख सकोगी सबका हिसाब? अपना सिर नहीं कटा, यही खैर मना। रीता बाप का मुंह देखने लगी। सहसा रीता का मन तुलना करने लगा। उसे लगा जानवर और पिशाच के बीच बड़ा छोटा कम ज्यादा निर्णय करना संभव नहीं। शशि ने आकर कागज का एक टुकड़ा दिया। रंजीत मित्रा ने उसे बिना देखे ही जेब में रख लिया। फिर दूसरी जेब से 1000 रुपये के नोट की गड्डी निकाल कर दी। बोले, इसे रखो, बाद में जब जैसा। लाए तो वे उससे 5 गुना ज़्यादा थे, परंतु पूरी जान के लिए इतना मूल्य चुकाया जा सकता है, इतना सिर्फ 2 पैरों के लिए तो नहीं दिया जा सकता है ना। इसके अलावा अभी तो बार बार देना पड़ेगा। इससे फ़ायदा यही है कि कृतज्ञता की आग उसमें हर समय सुलगती रहेगी। शशि जब समझ ना सका कि क्या करे, तब उसने रुपये की गड्डी सिर से छुआते हुए कहा, मालिक आशीर्वाद करते चाहिए कि उसके दोनों पाँव ना जाए। एक में कुछ कम जख्म हुआ है। रीता के मुंह से निकला, दोनों ही पाँव ठीक हो जाएंगे। सुना है तो डॉक्टरी विद्या आजकल काफ़ी तरक्की कर गई है। इस झूठे आश्वासन ने प्राण फूंकने जैसी कोई बात नजर नहीं आई। जिसने सुना वह चुप रहा। जिसने कहा उसके भीतर से भी कोई आवाज न आई। फिर भी हर सामाजिक गृहस्थ इंसान ऐसी ही प्राणहीन बातें तो करता है।
कुछ देर तक खामोशी से गाड़ी ड्राइव करने के बाद रंजीत मित्रा बोले, तू सुबह ही चली जाएगी क्यों? रीता, ऐसी ही तो बात हुई थी। सो तो हुई थी। पितृ हृदय का स्नेह लिए बोले मित्रा साहब, पर कल बहुत झमेला हो गया। रात को भी कुछ तूने खाया नहीं था, माँ के पास से खा पी कर। नहीं बाबूजी, इसके अलावा कमल को दफ्तर भी तो जाना है। अरे, उसने तो कहा आज नहीं जाएगा। नहीं जाएगा? रीता के चेहरे पर व्यंग की सूक्ष्म रेखाएं ऊपर आई। क्यों? अनुताप दिवस पालन करेगा क्या? पिता हंसने लगे। उसे तो बहुत तंग करती है रीता। मेरे कहने का मतलब है अवज्ञा उसे सेठती नहीं है। रीता चुप रही। थोड़ी देर बाद बोली, इस मामले में तुमने कभी मेरे दुख को समझने की कोशिश की है बाबूजी? बाबूजी और हंसे। समझने की कोशिश करने से ही मुसीबत पड़ेगी। सभी के पांव तो कीचड़ में पड़े हैं। हाँ, इस तरह के भाववाचक गहरे अर्थवाही अनेक शब्दों का प्रयोग करना मित्रा साहब जानते हैं। रीता ने एक गहरी सांस छोड़ी। बाप, भाई और पति, उम्र बढ़ने पर पुत्र, स्त्री जाति की प्रतिष्ठा इन्हीं से ही तो है। वहाँ अगर श्रद्धा ना रही तो कितना दुख होता है। हालांकि बड़े भाई को रीता श्रद्धा करती है, फिर भी उस श्रद्धा के पीछे छिपी है ईर्ष्या। भैया केवल नीता के भैया ही नहीं, स्वाति नामक महिला के पति भी तो हैं। तभी मित्रा साहब हंसते हुए बोल पड़े, मुझे तो लगा कि शशि की लड़की का काम एक पाँव से ही चल जाएगा, जबकि तू पाँव के लिए जी खोलकर आशीर्वाद दे आई है। रीता ने गर्दन घुमाकर बाप का चेहरा देखा, फिर कड़वाहट भरे शब्दों से बोली, बाबूजी, गरीब का मजाक उड़ाने में कोई बहादुरी नहीं। यह तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे मुर्दे को गोली मारने से होता है। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, उनका भी कभी किसी क्षण एक्सीडेंट हो सकता है। रंजीत मित्रा की गाड़ी दीपक मेंशन के गेट के सामने आ गई थी। बेटी के हल्के हाथ से पीठ ठोकते हुए बोले, तू भी अपनी माँ की तरह सेंटिमेंटल होती जा रही है। पहले तो तू ऐसी नहीं थी। इससे पहले कि रीता कुछ कहती, गाड़ी गेट के अंदर घुस गई। शशि की बीवी ने पूछा, बताया नहीं तुम्हें कितने रुपए? शशि बोला, ठहर बाबा, एक बार गिनकर तो देखने दे, दिमाग गड़बड़ा जा रहा है। दोबारा गिनने के बहाने शशि बीवी को सही रकम बताना नहीं चाहता था। बड़े आदमी की मर्जी, ताज़ा ताज़ा पछतावा था, दे दिया। लेकिन आगे भी ऐसा करेंगे, इस बात की क्या गारंटी? बहू का क्या है, रुपए पाते ही खर्च करने बैठ जाएगी या चल देगी अपनी सहेलियों से को बताने। इस बार घर, एक ही आंगन वाले घर में शशि की बीवी की सहेलियां तो हैं ही, उन्हीं के पति शशि के मित्र भी हैं। उन लोगों ने कल काफ़ी बहसें की थी और शशि से कहा था कि बड़े आदमी के दामाद के नाम मुकदमा ठोकने की। शशि लड़की को अस्पताल में पहुंचाने के बाद सबसे बोला था, मेरा तो दिमाग ठीक नहीं है, तुम ही लोग मुकदमा ठोकाते। इस बात पर मामला ठंडा पड़ गया था। परंतु शशि के मन में एक संदेह है। राह चलते जिन सज्जन ने टैक्सी पर आहत बेटी को ले जाकर अस्पताल पहुंचाया था, उन्होंने वहां क्या लिखवाया होगा? शशि की अकल कहती है कि इसी से पुलिस को खबर हो जाएगी। अस्पताल में रोगी भर्ती करना क्या आसान बात है? कितनी खुशामद करनी पड़ती है, कितनी पकड़ धकड़ और भी ना जाने क्या क्या। अभी मर जाएगी कहकर जब उन महाशय ने डराया, तब जाकर तो। बोलते क्यों नहीं हो जी? शशि की बीवी बोली। लाचार होकर शशि को कुछ कहना ही पड़ा। टालते हुए बोला, बताया तो, लड़की रिक्शे के किराए के नाम पर 200 दे गई है और बाकी यही मिला जुलाकर 1000 के आसपास होगा। शशि की बीवी नाराज होकर बोली, तो मुट्ठी में क्यों छिपा रखा है? देखने दो ना, एक बार हाथ में लेकर देखूं। ये देख देख, रुपए हैं, कोई देवी देवता तो नहीं है कि दर्शन करने से पुण्य मिलेगा। शशि की बीवी बिगड़ते हुए चिल्लाई, देवी देवता से बढ़कर ही तो है, देखने से तो पुण्य मिलेगी ही। इतनी उम्र हो गई, कभी इतने रुपए हाथ में लेकर देने नहीं देखे। तब ले देख, कहते हुए शशि ने चालाकी से 200 रुपये गोद में डालकर बाकी रुपए बढ़ाते हुए कहा, ले पकड़, हाथ से छूकर स्वर्ग सिधार जा। तेरा आदमी तो तुझे एक साथ इतने रुपए नहीं दिखा सका, पर तेरी संतान ने दिखा दिया। सुनकर शशि की बीवी छटपटा गई। रुपए पति की गोद में फेंक कर रोने पड़ गई। अरे ओ मारे, मेरी सोने की बेटी, जिस राक्षस ने तुझे खत्म किया, भगवान करे उसका सर्वनाश हो, मेरी तरह उसकी भी छाती फटे। रुपए देकर हमें बेवकूफ़ बनाने आए हैं? माँ की जान क्या रुपए देकर बोलती है? हाय रे मेरी बेटी, आकर अपने अर्थ पिशाच बाप को तो देख जा रुपए पाकर। चुप करेगी अब तू? शशि ने कड़ाई से कहा, रुपए का नाम मुँह पर लाएगी तो तुझे ले जाकर कालीघाट की गंगा में डुबाऊंगा। चुप रह। है लाबी को देखने जाना है तो पूछ, आजा, तुझे उसे कुछ चाहिए कि नहीं, बाद में खरीद देना। शशि की बीवी बोली, किससे पूछूंगी? लाबी को होश है कहाँ? आज होश में आ जाएगी, कहकर शशि ने बात बदल ली।
शशि नहीं चाहता है कि अभी सारा मोहल्ला रुपयों की बात जान जाए। वह अपनी बीवी की तरह भावुक नहीं है। उसकी पत्नी ने आंसू पोंछते हुए कहा, उसकी इच्छा पूरी करने की बात कह रहे हो? बात पूरी हुई नहीं कि फफक उठी। उसे क्या खरीद कर दूंगी? इस बार बेचारी ने बड़े प्यार से जिद की थी कि फ्लैट की लड़कियों की तरह सफ़ेद मोजा और रंगीन जूता लेगी। शशि गुमसुम बैठा रहा। उसकी लड़की की यह इच्छा तो इस जीवन में पूरी होने से रही। शशि की बेटी मरी नहीं। सुनकर जिस तरह से दीपक मैंसन के में बहुत से लोग निश्चिंत हुए थे, उसी तरह कुछ लोग इस खबर से क्षुब्ध भी हुए थे। मरती तो उसी स्थान पर पिस गई होती। इस विभास कमल को कैसी सजा मिलती, यही तो देखने की चीज थी। सुनने में आ रहा है कि दोनों पांव जख्मी हो गए हैं। इसके लिए क्या सजा मिलेगी भला? बहुत हुआ क्षतिपूर्ति। वह भी कोई घर की कमाऊ औरत नहीं थी कि उस बात का ध्यान रखते हुए क्षतिपूर्ति के लिए पैसे तय हों। बहुत हुआ तो पालतू कुत्ते को कुचलने वाला हाल होगा। इसी दीपक मेंशन के कपूर साहब ने अपने कुत्ते मिंटू को दबाकर जख्मी करने के अपराध में पड़ोसी गगन चटर्जी से 2000 रुपये क्षतिपूर्ति के नाम पर वसूल किए थे। पैसा देकर क्षतिपूर्ति करने में रख क्या है? फिर सारा पैसा विभास कमल ही क्या देगा? उसकी नाव तो मजबूत खूंटे से बंधी है। और बात तो ठीक ही थी, मजबूत खूंटे से तो बांधा ही था। इसलिए इनवैलिड मोटरसाइकिल को यहीं छोड़कर बीवी और लड़की के साथ अपने घर चला गया विभास कमल। रंजीत मित्रा दामाद को कोई खास लिफ्ट नहीं देते, इसलिए सुलेखा को लिफ्ट देना पड़ता है। उनकी राय है कि लड़की की शादी कुछ देख सुनकर की है। कोई लड़की ने अपनी पसंद से तो शादी नहीं की। अब अगर वह तुम्हारे मन माफिक तरक्की ना करे तो ये तुम्हारी लड़की की किस्मत, वरना आज भी एक मोटर नहीं ले सका, मोटरसाइकिल लिए फिरता है। जबकि यही पढ़ाई संजीत ने भी पढ़ी है। दोनों क्लास फेलो थे। संजीत आज कितने ऊपर पहुंच गया है। इंजीनियर की उन्नति उसके काम पर निर्भर है। यह कोई सरकारी सीढ़ी तो है नहीं। खैर, जब दामाद बीवी बेटी के साथ ससुर की मोटर पर बैठकर दीपक मेंशन से निकला तो बहुतों के चेहरे खिड़कियों से दिखाई दिए। अपने घर पहुंचकर विभास कमल ने अपना असली रूप धारण किया। ससुराल में उसका आदर काफी होता है और हमेशा अनुनय पूर्वक आमंत्रित किया जाता है। फिर भी वहां जाने के बाद एक सूक्ष्म अपमान बोध भीतर ही भीतर सुई सा चुभा करता है। क्यों वह यह नहीं जानता, लेकिन यही सूक्ष्म जलन उसके सारे मन को कड़वा कर देती है। इसलिए जितनी बार वह ससुराल से लौटता है उसका मिजाज बिगड़ा रहता है। आते ही बिला वजह अजीत को डांटता है, मऊ पर बिगड़ता है और रीता के साथ एक ठंडी लड़ाई चलती है। यूं भी आज की तो बात ही और है। उस पर जब से सुना कि शशि की स्त्री की लड़की जिंदा है, तब से अपना अपराध बोध हल्का होने के बाद से पिछले दिन जो जो अपमान हुआ था, आज वह सब अन्याय, भयंकर अन्याय जान पड़ रहा था। उफ, कल की वह गंदी गालियां, वह सब तो ससुराल के मोहल्ले की देन है। उस पर स्वयं ससुर की निर्लिप्त उपेक्षा और तीक्ष्ण कठोर व्यंग। अतएव घर में घुसते ही रीता ने जो पूछा, सचमुच क्या दफ्तर नहीं जाओगे, तो वह बम के गोले सा फट पड़ा। इसी एक मामूली सी बात पर फट पड़ा। रीता ने ताक कर देखा कि मऊ आते ही अजीत के पास चली गई। एक तो पूरे एक दिन की जुदाई, उस पर पिछले दिन का ब्याहवे अनुभव का बोझ। उस दिल से निकाले बगैर मऊ जूता मोजा तक उतारने को तैयार न होगी। रीता पर्स को यथास्थान रखते हुए निरुत्ताप स्वर में बोली, कैसी आश्चर्य की बात है कमल, तुम बिला वजह क्यों नाराज हो रहे हो? बिला वजह? विभास कमल सामने की सेंटर टेबल पर एक घूंसा मारते हुए बोला, बिला वजह? जानती हो, कल से मेरे नर्व पर जो दबाव पड़ रहा है, और कोई होता तो उसको हार्ट अटैक हो जाता। रीता दूसरे सोफे पर बैठ गई। कुशन उछलकर पुनः स्थिर हो गया। यह सब चीजें तो रीता के बाप ने दहेज में दी थी, बहुत कीमती है। प्राय रीता हंसकर कहती, अपने ससुर से तुम्हें जो भी कुछ मिला है कमल, सब कीमती चीजें। इस समय रीता बैठकर बोली, मेज कांच की है कमल। इस बात पर ध्यान न देकर व्यंग करते हुए विभास कमल बोला, सुबह सुबह पिता पुत्री जाकर क्या कर आए? शशि मिस्त्री के पांव पकड़कर माफी मांगा है? रीता आंखें बड़ी बड़ी कर बोली, बस इतना ही? सूखी माफी की भला कोई कीमत है? तब फिर घूस देने गई थी? चलो बात तो समझ आई। समझते तुम सब हो कमल, लेकिन बड़ी देर से। वह यह भंगिमा बाप से मिली है रीता को असहनीय। विभास ऊंची आवाज में बोला, कितना गवाई? रीता पाँव नचाते हुए बोली, मैंने तो बहुत कम दिया, बाकी दिया है तुम्हारे धनी ससुर ने।
एवं भविष्य में और देने के लिए प्रॉमिस भी कराए हैं। ओह, मुंह तिरछाकर विभास कमल बोला, तो कुल मिलाकर मिस्त्री की बेटी की कीमत क्या निश्चित हुई? ये बात अभी कैसे तय हो सकती है? उसके हर तरह के इलाज का खर्चा उठाना पड़ेगा। ओह, और अगर मिस्त्री कहे तो उसकी कीमती लड़की की ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होगी, फौरन ले जाना पड़ेगा तब? रीता सहज भाव से बोली, अगर ऐसा साहस शशि करता और कानून उसकी मांग का समर्थन करेगी तो वह भी करना पड़ेगा। ओ कानून? कड़वाहट भरे शब्दों में विभास कमल बोला, देश में कानून नाम की कोई चीज होती तो कल गुंडे लौंडे अभी तक जेल के बाहर न रहते। अब रीता गंभीर हुई, गंभीर हंसी हंसकर बोली, कानून कानून अगर तुम्हारे हाथों में होता तब जरूर बाहर नहीं रहते, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा तुम्हें कुछ मिलना नहीं चाहिए था? ऐसा कुछ? उत्तेजित विभास कमल उठ खड़ा हो गया। सचमुच खून करने पर भी ऐसा कुछ? रीता, तुमने क्या सचमुच खून नहीं किया है? इसका मतलब समझने क्या क्या बहुत जरूरी है। रीता बोली, शशि की लड़की बेवकूफ़ों की तरह अधकटी जिंदी बच गई, इसलिए क्या तुम्हारे किए गए खून को माफ कर दिया गया कमल? विभास कमल फिर भूल गया कि सेंटर टेबल का टॉप कांच का है। उसने फिर जोर से घूंसा मारते हुए कहा, तुम्हारा इरादा क्या है बताओ तो, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या नई बात बताना चाहूंगी? रीता बोली, किसी को दबाकर भाग जाने को मैं खून करना ही कहती हूँ। बहुत खूब। उतरकर अगर मानवता दिखाने लगता ना तो तुम क्या समझती, मौका पाता? तुम्हारे बाप के मोहल्ले के लौंडे? हर मोहल्ले के लड़के समान ही होते हैं, रीता ने कहा। कभी नहीं, अगर हाथ लग जाते तो मारते मारते चमड़ी ना उधेड़ लेता। रीता हंसने लगी, बोली, ओह गनीमत है कि हाथ नहीं लगे। इसी बहादुरी दिखाने के डर से तो माँ ने बंदूक के नाम पर दर्जनों झूठ बोला। कभी भी बाबूजी के पास किसी चीज की चाबी नहीं रहती। ओह हो, विभास कमल बोला, तो यूं कहो कल सबने मिलकर एक नाटक में अभिनय किया और उपाय क्या था? दामाद फांसी के फंदे पर झूले, लड़की विधवा हो जाए, यह कोई चाहता है? विभास इस पर कुछ कहने वाला था कि मऊ बाल झटकती दौड़ी आई। पापा पापा, जानते हो अजीत दा ने कहा कल के उन डाकुओं को जान से मार देंगे, काट कर टुकड़े टुकड़े खा जाएगा। रीता बोली, डाकू की बात अजीत ने जानी कैसे? तुमने क्या आते ही वह किस्सा शुरू कर दिया? मऊ ने जोर देते हुए कहा, मैं तो बताने जा रही थी, लेकिन अजीत दा बोला, जानता हूँ तेरे ननिहाल के ऊपरी मंजिल पर रहने वाले साहब के कुक ने फोन करके मुझे सब बता दिया। वाह खूब, रीता बोली, समझ गई टुम्पा लोगों का सर्वेंट नवीन अजीत के गांव का अजीत आदमी है ना? वाह खूब, रीता बोली, समझ गई, टुम्पा लोगों का सर्वेंट नवीन है ना, अजीत के गांव का आदमी है। फिर मुड़कर पति की तरफ देखते हुए बोली, अतएव अजीत से तुम्हारी दुर्दशा का किस्सा कुछ छिपा न रहा, मतलब इस मोहल्ले के किसी से भी छिपा नहीं रहा। विभास कमल फिर बैठ गया। लगता है इस बात को खूब इंजॉय कर रही हो। गंभीर होकर रीता बोली, इंजॉय कर रही हूँ? यह बात तुम हो तभी कह सके, मैंने तो केवल समझाना चाहा था कि कलंक में प्रचार की कितनी क्षमता है। खैर, जब दफ्तर नहीं जा रहे तब विश्राम करो, मैं जाकर देखूं अजीत कल से क्या क्या कुकर्म किए बैठा है। मुझे यह सोचकर दुख हो रहा है कि अजीत तुम्हें व्यंग भरी दृष्टि से देखेगा। अजीत? झटके से विभास कमल उठ खड़ा। अच्छा, मैं उसे अभी निकालता हूँ। रहने दो, अब नाक कटवाने की जरूरत नहीं है, कठिन स्वर में रीता बोली। अच्छा, तू रोज रोज क्यों अस्पताल जैसे निकृष्ट जगह पर एक मिस्त्री की लड़की के बिस्तर के किनारे बैठी रहती है? इसकी जरूरत क्या है? परंतु रीता यही करती है, रोज जाती है और शशि मिस्त्री के साथ जाकर बैठी रहती है। हालांकि वहाँ ज़्यादा दिन रहना नहीं पड़ेगा। रीता की कोशिश से पीजी में प्रबंध हो गया है, कुछ ही दिनों में वहाँ चली जाएगी, फिर होगी सरकारी चिकित्सा। हालांकि रंजीत मित्रा भी लड़की के इस रखरेबाजी से नाराज है, कह रहे हैं रुपया पैसा तो काफ़ी दे दिया गया है, अब और क्यों? बात भी सही है, वरना पुलिस के जिरह करने पर शशि मिस्त्री क्यों कहता कि उसकी लड़की बेहद चंचल है, हर वक्त रास्ते पर ही खेला करती है। ना जाने कितनी बार शशि ही उसे मोटरसाइकिल रिक्शे के सामने से खींच लाया, वरना जरूर दब जाती। कसूर घोष साहब के नहीं, कसूर है शशि के भाग्य का। लेकिन रीता के तो गले से पांव तक चद्दर से ढका शरीर बार बार आकर्षित करता है। ज्यों ही कमरे में पांव रखते वह चेहरा खुशी और कृतज्ञता से विहल उठता। रीता दोनों हाथ भर कर चीजें ले जाती, उन्हें पास रखे स्टूल पर रखकर पूछती,
और आज कैसी हो? ना जाने क्यों लाबू रीता को मेम मौसी कहकर पुकारती। शुरू शुरू में बात करने का साहस नहीं होता, पर धीरे धीरे साहस हो गया। पूछती, अच्छा मेम मौसी, आप रोज आती हैं, आपको कोई डांटता नहीं है? रीता बड़े आश्चर्य से सोचती, लड़की ने यह बात कैसे जान ली, परंतु अपने आश्चर्य को दूसरे ही ढंग से जाहिर करती। कहती, अरे वाह, मैं इतनी बड़ी लड़की हूँ, मुझे कौन डांटेगा? और फिर कोई डांटेगा क्यों? हम लोग गरीब हैं ना, तुम लोग कितने अमीर हो। ये लड़की कभी तो रीता को सम्मानपूर्वक कहती आप, फिर कभी प्यार से विगलित होकर तुम पुकारती। रीता, अमीरों को क्या गरीबों को देखना भी नहीं चाहिए? लाबू लज्जित होती। जाओ, मैं क्या कह रही हूँ, पिताजी बताते कि तुम्हारे में खूब दया है। गंभीरता भाव से रीता बोली, दया नहीं खाक, मेरे ही आदमी ने तो तेरे पांव पर गाड़ी चला दी, मुझे शर्म नहीं लगती? लाबू बच्ची है, फिर भी बड़े बूढ़ों की तरह बातें करती है। हो सकता है हमेशा से जैसा सुनती आई है वैसा ही रटा रटाया सा बोली। मेरे भाग्य में ही तो लिखा था, इसमें उनका क्या कसूर? लाबू को यही पता है कि उसके दोनों पांव खूब जख्मी हो गए हैं। उसे मालूम नहीं कि उसने दोनों ही पांव खो दिए हैं। परंतु जिस बाबू नामक अबोध नहीं सरल बच्ची सच्चाई का सामना करेगी, उस दिन क्या वह इतनी आसानी से क्षमा कर सकेगी अपनी मेम मौसी और उसके दूल्हे को? मेम मौसी के साथ जब लाबू गपशप करती है तब पांव सदा सदा के लिए गंवाने की आशंका उल्लेख नहीं रहती। वह बड़े आराम से पूछती है, अच्छा मेम मौसी, दशहरे तक मेरे पांव ठीक हो जाएंगे ना? रीता दूसरी तरफ गर्दन घुमाकर कहती, यह मैं कैसे बता दूं, मैं क्या भगवान हूँ? वाह, तुम तो विद्वान हो, सब जानती हो। माँ ने कहा था दशहरे के समय मुझे सफ़ेद मोजा और घंटी वाला जूता खरीद देगी। रीता घबराकर खड़ी हो जाती है। आज मैं चलती हूँ लाबू। पाँव खोकर लाबू के भाग्य ने पलटा खाया, यह तो मानना ही पड़ेगा। उसके पास मेम मौसी के अलावा एक सज्जन और आते हैं, वही सज्जन जिन्होंने रास्ते से उठाकर लाबू को यहाँ पहुँचाया था। उन्होंने शशि और उसकी पत्नी को विशेष रूप से समझा दिया है कि लड़की के आगे रो पीट कर उसके दुर्भाग्य की वार्ता तुरंत ना पहुँचाए। लेकिन जिस दिन से उन्होंने जाना है कि शशि ने पुलिस को बयान देते हुए बताया है कि कसूर और किसी का नहीं, उनके भाग्य का है और दोष उसकी लड़की का है, तब से उन सज्जन को शशि से घृणा हो गई। उस दिन से उन्होंने शशि से बोलना छोड़ दिया। लाबू से मिलकर चले जाते हैं। उम्र अधिक नहीं है, परंतु दबंग है और सहज ही में कोई बात नहीं कर पाता है। लाबू भी नहीं है, जब वह कुछ पूछते हैं धीरे से जवाब दे देती है। वह टॉफ़ी, लेमन जूस इत्यादि जो भी लाते हैं कृतार्थ भाव से मुस्कुराकर ले लेती है। परंतु आज उसने खुद बात की। बोली, जानते हैं अब मैं इस सड़े गले अस्पताल में नहीं रहूंगी, बहुत बढ़िया अस्पताल में जाकर रहूंगी। वे सज्जन स्टूल पर बैठी रीता के पर एक नज़र डालकर उत्साह दर्शाते हुए बोले, अच्छा ऐसी बात है? उन्होंने शशि की बातों से रीता के बारे में सुन रखा था। महिला अपने पति के पाप का प्रायश्चित करने के लिए हर दिन आकर इस परिवेश में बैठी रहती है, यह वह जानते हैं। अनुमान लगाया कि अलिखित रूप से और भी बहुत कुछ कर रही है, वरना शशि दंपत्ति उसके प्रति इतने कृतज्ञ क्यों होते? फिर भी उन्होंने कभी भी महिला से बातचीत करने का प्रयास नहीं किया था। और ज़रूरत क्या है, बड़े आदमी की बीवी है, कब किस मूड में हो। ये प्रायश्चित करने की धूम अनुताप सफल है या हर कौन जाने, शायद पति के लिए अभी भी आशंका बनी है। शायद डर, जिन लोगों ने इनके पति की मोटरसाइकिल को ईंटें मार मार कर तोड़ डाला था, वे ही कहीं ईंटों का अनियंत्रण सदव्यवहार कर बैठे। मिस्त्री क्लास लोगों का जनबल तो रहता ही है। कुछ भी हो, ये सज्जन रीता के मामले में जरा भी उत्साही ना थे। केवल आज जब सुना कि लाबू को दूसरी जगह ले जाया जाएगा, तब एक बार मुड़कर देखा, समझ गए इसकी नायिका यही है। जब शशि ने स्वयं स्वीकार किया है कि कसूर मोटरसाइकिल चालक का नहीं, तब इन्हें डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं। लगता है महिला स्वयं की दयालु प्रकृति की है। उनके उत्साहजनक प्रश्न पर लाबू का मुंह और खुला। बोली, हाँ मेम मौसी ने बताया वहाँ सुंदर खाट, बिस्तर और सुंदर कमरा मिलेगा। मैं अकेली ही उस कमरे में रहूँगी। अरे बाप रे, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा? वाह, डर कैसा? तब तो माँ आकर मेरे पास रह सकेंगी। उत्साह से लाबू की आंखें चमचमा उठी। वे बोले, सब तो समझा, पर मेम मौसी का मतलब नहीं समझा। तुम्हारी स्कूल की मौसी जी हैं क्या? लाबू अवाक होकर बोले, ओ माँ, स्कूल में मौसी कहाँ होती है? उन्हें तो बहन जी कहते हैं। मैं तो मुश्किल से 2 महीने स्कूल गई हूँ, मुझे कोई पहचानता ही नहीं। मेम मौसी तो ये हैं आपके सामने।
अब और उपेक्षा करना उचित नहीं सोचकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़ते हुए नमस्कार करने की मुद्रा बनाई और हंसते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, आपके इस विराट परिचय को मैं अभी तक जानता नहीं था। यह देखता हूँ कि आप रोज आती हैं, इस जरिए से यह परिचय अर्जित किया है। रीता इन्हें रोज देखती है। इनकी महानुभावता अथवा नागरिक कर्तव्य बोध को जो कुछ भी हो हृदयंगम करके इनके प्रति मन में श्रद्धा भाव रखती है। फिर भी उसने अगवा होकर बातचीत शुरू नहीं की। आज बात करने का मौका पाकर खुश हुई। बोली, क्या पता मुझ में इसने क्या देखा इसलिए ऐसा अद्भुत नामकरण किया है। वे सज्जन हंसकर बोले, शायद इसके मनोजगत में सर्वोच्च आदर्श मूर्ति है मीम। खैर, इसे क्या पीजी ले जा रही हैं? रीता बोली, कोशिश तो बहुत की पर कुछ हुआ नहीं। एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इंतजाम किया है, नया ही खुला है, लगता है अच्छी केयर करें। आप बेचारी के लिए बहुत कर रही हैं। रीता ने आंख उठाकर देखा, फिर धीरे से बोली, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, केवल सामान्यतम प्रायश्चित करने की चेष्टा कर रही हूँ। आप अगर वहाँ उपस्थित ना रहते तो ये लड़की रास्ते में ही दम तोड़ देती। उन्होंने अंग्रेजी में धीरे से कहा, हालांकि इसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं, बचाई तो जा ना सकी। रीता ने व्यंग भरी एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, यद्यपि एक आदमी बच गया। उसने तीक्ष्ण दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ। सहसा रीता व्यग्रता पूर्वक बोली, अच्छा, आप जानते हैं कि ऐसे अपराध की सजा क्या मिलती है, जेल या फांसी? वे सज्जन इस व्यग्रता के पीछे दुश्चिंता की छाप न देखकर चकित हुए। फिर भी शांत भाव से बोले, मुझे ठीक ठीक पता नहीं। कानून के सूक्ष्म जाल में ना जाने कहाँ छेद रहता है कि उसमें बुद्धिमान लोग बाहर निकल जाते हैं। फिर भी ऐसी घटनाओं पर कम से कम मैंने किसी को फांसी पर चढ़ते नहीं देखा। जेल, यह शायद होता है। आप ठीक नहीं जानते। देखिए, इस दुनिया की बहुत सी चीज़ें हम ठीक से नहीं जानते। जब तक यह बात हम पर नहीं आ जाती तब तक तो ठीक से पता ही नहीं लगता। लेकिन आप क्यों जानना चाहती हैं? आप तो वैसा कोई प्रश्न है ही नहीं। मुकदमा तो चला नहीं, सब तो ठीक ठाक हो गया है। सहसा रीता तीक्ष्ण स्वर में बोल उठी, इसी बात का तो अफसोस है। रुपये के ब्रश से सारी स्याही पोंछ डाली तो अपराध शब्द अर्थहीन हो जाता है। उन सज्जन ने रीता के उत्तेजित चेहरे पर गहरी दृष्टि डाली, फिर बोले, लेकिन पहुंचने की कोशिश तो आपने ही की है। वस्तु तो आप ही के हाथ में था। नहीं, रीता उदास होकर बोली, वह मेरे पिताजी का काम था। मैंने सिर्फ इसके परिवार को क्यों नहीं लो, क्या बात है? इस सवाल पर लावल रो पड़ी। बोली, तुम लोग अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हो और फुसफुसा क्यों रही हो? किसे फांसी होगी, जेल होगी? अरे बाप रे! रीता आसानी से हंस सकी। इससे तू क्यों डरती है? तुझे जेल फांसी होगी क्या? वह दूसरों के बारे में बातें हो रही हैं, अखबार की बातें। अच्छे बाबू को तुम जानती हो? जानती तो हूँ ही, रोज ही तो मिलती हूँ। अरे बाबा, अंग्रेजी अखबार की बातें समझाने बैठूंगी तो बहुत देर हो जाएगी। आज मैं चलती हूँ। अच्छा, कहकर उसके माथे पर हाथ फेरने के इरादे से हाथ रखते ही चौंक उठी। अरे, यह क्या, तेरा बदन गर्म है? अरे, सज्जन भी चिंतित हुए। तब तो नर्स को बताना चाहिए। नर्स, रीता शोक भरी आवाज में बोली, देखिए अगर मिल जाए। इसलिए यहाँ से अन्यंत्र ले जाना चाहती हूँ, परंतु मिलना ही तो मुश्किल है। हर जगह भीड़ भीड़ भीड़। लेकिन हम लोग तब से ये बातें कर रहे हैं पर परिचय तो हुआ ही नहीं। सज्जन बोले, मैं आपका नाम जानता हूँ मिसेस घोष, मैं हूँ निखिल सेन। इसके बाद ढूंढ ढूंढ कर एक थर्मामीटर लिए नर्स पकड़ कर ले आए निखिल सेन। बुखार नापा गया, कुछ कम नहीं था। अरे, एकाएक बुखार क्यों आया? रीता का चिंता आतुर प्रश्न सुनकर खींच कर नर्स बोली, यह बात आप अपने डॉक्टर से पूछिए ना जाकर। उसके बाद रुकी नहीं, खटखट करके चली गई। समय खत्म हो गया। रीता लोगों को जाना पड़ गया। व्यर्थ में ही फोन करके असफल हुए दोनों डॉक्टर से बात न हो सकी। बाहर आकर भी निखिल सेन के साथ लाबू के बारे में ही बातें होती रहीं। अद्भुत, इंटेलिजेंट, अच्छे घर में जन्मी होती और लिखने पढ़ने का मौका मिला होता तो कितनी उन्नति कर सकती थी। यही सब बातें। अब और उन्नति? रीता गहरे दुख से बोली, इसकी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। कभी कभी शाम को मऊ को दीपक मेंशन में छोड़कर रीता लाबू को देखने जाती है। वापस जाते समय माँ के पास चाय पीकर लड़की लेकर चली जाती है। और आज ऐसा ही किया था। चाय की मेज के सामने बैठते हुए सुलेखा बोली, उस दिन के बाद से तो दामाद ने यहाँ आना ही छोड़ दिया। और तूने ही क्या सोचा है? रोज रोज उस गंदे अस्पताल में जाकर बैठे रहना? अपनी बेटी तक की देखभाल नहीं कर रही है।
बहुत तो कर दिया गया है, 4-5 हज़ार रुपये भी तो उनके पैरों पर चढ़ा दिया है, अब और क्या प्रायश्चित चाहिए? रीता ने माँ की ओर गंभीर दृष्टि डालते हुए कहा। और हजारों रुपए डालने पर भी उनकी लड़की का पाँव वापस नहीं आएगा माँ। बेटी की भावुकता पर सुलेखा खींच उठी। एक मिस्त्री की लड़की ही तो है। विभास ने कुछ जानबूझकर तो दबाया नहीं था, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है। मेरी बेटी इस बात का बतंगड़ कर रही है। अपनी खींच को ना छुपाते हुए वह बोली, भाग्य ही सब कुछ करवाता है रीता। खेलते खेलते भी उस लड़की का पाँव टूट सकता था, इतना नखरा करने से काम नहीं चलने का। नीता भी बोली, सच दीदी, लगता है तूने घर गृहस्थी त्याग दी है। तेरा अजीत कुमार उस दिन बता रहा था, तूने डांटना तक छोड़ दिया है। खूब ही डेंजरस बात है। खैर, शशि की लड़की को अस्पताल से छुट्टी कब मिलेगी? छुट्टी? रीता बोली, अभी छोड़ने का सवाल कहाँ उठता है। अब तो उसे गोल्डन नर्सिंग होम में ले जाया जा रहा है। इसके बाद ऑपरेशन करके देखा जाएगा कि क्या किया जा सकता है। सुलेखा आश्चर्यचकित होकर बोली, इसके मतलब अब और राजसी खर्च का झटका? यह सब क्या तुझे करना पड़ेगा? रीता, और नहीं तो क्या, शशि मिस्त्री करेगा। सुलेखा का जी जल उठा। लड़की की यह ज्यादती उन्हें असहनीय लगी। नाराज होकर बोली, लड़की के लिए उसे कुछ कम रुपए तो नहीं मिले? लड़की के लिए नहीं मिले माँ, रीता बोली। लड़की के बदले में पाया है। गरीबी का इतना ही लाभ है ना मिलता तो क्या शशि कहने आता कि दोष उसकी लड़की का है और उसके भाग्य का? पता नहीं बेटा, तुम ही जानती हो, पर मैं यह जरूर कहूंगी कि तू तिल का ताड़ कर रही है। और तेरे बाबूजी भी यही कह रहे थे। बाबूजी? रीता जरा रुकी और फिर बोली, उसी दामाद के ससुर है ना। अच्छा, चलती हूँ। मऊ कहाँ गई? अब सुलेखा लड़की को रोकने का प्रयास करने लगी। खाना खाकर जाने के लिए कहा। पिता के लौटने पर उनकी मोटर पर भी जाने के लिए कहा। बोली, आज बढ़िया खाना बना है, दामाद के लिए भी दे देंगी। परंतु रीता मानी नहीं। बोली, आज मन खराब हो रहा है, रहने दो माँ। नीता बोल उठी, मन की बीमारी का नया कारण क्या पैदा हो गया? अरे, आज देखा लड़की को एकाएक काफ़ी बुखार चढ़ गया है। बुखार होना ठीक नहीं, फिर डॉक्टर भी आसानी से पकड़ में नहीं आते। इस गोल्डन नर्सिंग होम में आ जाए तो निश्चिंत हो जाऊं। प्राइवेट है, पर हर वक्त डॉक्टर मिले, डॉक्टर तो रहेगा। चाय पीकर चली गई। सुलेखा सांस छोड़ते हुए बोली, यह शशि की लड़की तो मेरी बेटी के लिए शनि है। इसी के कारण दामाद तक से मनोमालिन्य हो गया है इसका। इतने सुख से थे, खुश थे। नीता, खुश रह सकती है, पर क्या सुखी थी माँ? क्यों नहीं होगी भला? सुलेखा बिगड़कर बोली। नीता धीरे से हंसकर बोली, जिस वजह से तुम नहीं हो। मैं क्या सुखी नहीं हूँ? नीता, हो क्या? तब तो अच्छा ही है, मेरी ये गलत धारणा टूट गई। सुंदर खाट, सुंदर बिस्तर, सुंदर घर, यह अभागे शशि मिस्त्री की लड़की के भाग्य में लिखा ना था। गंदे परिवेश से ही उसे विदा लेना पड़ा। अस्पताल ने ही उसे छोड़ दिया। आज केवल गले तक नहीं, मुंह तक चद्दर ढकी हुई थी। उस और निर्विमेष दृष्टि से देखते हुए रीता बोली, मनुष्य कितना अक्षम है। देख रहे हैं ना निखिल बाबू? निखिल सेन स्तब्ध हो गए थे। बोले, यह तो हर घड़ी इंसान देख रहा है, फिर भी अहंकार की सीमा नहीं। रीता, मैंने अहंकारवश ही सोचा था कि लड़के का जीवन भर ना लड़की वास्तव में बड़ी समझदार थी। रीता पर आजीवन काल बोझ बने रहने के लिए अपना अधकटा शरीर लेकर पड़ी नहीं रही। फिर मरी भी ऐसा समय देखकर कि अब विभास कमल नामक आदमी को खून करने के जुर्म से कोर्ट के कटघरे में खड़ा तब तक नहीं किया जा सकेगा। उसका भाग्य ही अनुकूल है। एक्सीडेंट के 4 हफ्ते बाद अगर कोई बुखार होने का कारण मर जाए तो किसे दोष दिया जाए? जबरदस्त इन्फ्लुएंजा क्या मृत्यु का कारण नहीं हो सकता? फिर बिला वजह इन्फ्लुएंजा भी तो हो ही सकता है। बाहर शशि की पत्नी रो रोकर समस्त परिवेश को भारी कर रही थी। भाग्य को, भगवान को और हाथ से फिसलकर निकल गई लड़की को पुकार पुकार कर पूछ रही थी, गई तो उसी दिन तभी क्यों ना चली गई? आशा देकर निराश क्यों किया? झूठी दिलासा क्यों दी? रीता भी यही सोच रही थी। पास खड़े अल्पकालीन परिचित व्यक्ति के आगे अपने दिल की बात कहते हुए बोली, क्या आप बता सकते हैं क्यों? केवल क्या बड़े आदमी की असुविधा का ध्यान रखकर? असुविधा? निखिल सेन देखते रह गए। रीता बोली, असुविधा नहीं तो और क्या? अब क्या इस आदमी को खून करने के अपराध में कोर्ट तक घसीटा जा सकेगा?
अल्प परिचित निखिल सेन गंभीर भाव से बोले, कोर्ट में तो आपको ले जाकर खड़ा करना चाहिए। आप अपने पति को? जानती हूँ, रीता थके थके स्वर में बोली। जानती हूँ मिस्टर सेन, फिर भी लग रहा है भाग्यवानों के अपराध की कोई सजा नहीं होती। क्या हमेशा पृथ्वी पर यही नियम चलेगा? इस परिस्थिति पर भी निखिल सेन मुस्कुराए, बोले, अब जब भगवान भी इन लोगों के दर में है तो उपाय ही क्या है? सच, उपाय क्या है? ईश्वर जब अपनी क्षमता का अंश किसी से कहते हैं तब शायद उन्हें अपना व्यक्ति समझने लगते, अतएव उनके साथ अपना सा व्यवहार भी करते हैं। फिर भी रीता नामक मूर्ख लड़की विभास कमल घोष के घर लौटकर नहीं गई, नौकरी ढूंढने लगी और माँ के पास आकर अक्सर कहा करती, माँ मुझसे ये खून की कमाई खाई नहीं जाएगी, जितने दिन तक नौकरी नहीं मिलती जरा रहने खाने दो। और तेरी लड़की गरीबों की तरह रखना चाहे तो माँ के साथ रहे और अमीरों के साथ रहना चाहे तो बाप के साथ रहे। यही तेरी बुद्धिहीन बेटी की बुद्धिहीनता है माँ। एक मिस्त्री की लड़की के कारण तू अपना जीवन बर्बाद कर डालेगी, माँ ने कहा। परंतु जीवन में क्या सचमुच कुछ था माँ? सुलेखा उदास होकर बोली, मैं क्या कहूँ बेटी, तू ही बता। मैंने क्या अपने बारे में सोचा है? शायद मैं भी ना सोचने बैठती माँ, अगर ऐसा बड़ा धक्का लगा ना होता। लेकिन सोचती हूँ उसे जेल से बचाकर नुकसान ही किया है हमने। कुछ दिन तक जेल हुआ था तो मैं सहानुभूति की नज़र से देखती उसे, अब तो वह बात भी नहीं। तू जरा विभास की बात भी सोचने की कोशिश कर रही था, जानबूझकर तो उसने ऐसा नहीं किया। मैंने बहुत सोचा है माँ, बहुत। सोचते सोचते पागल हुई जा रही हूँ। इस समय इसके अलावा और कुछ सोचते ही नहीं बन रहा। सुलेखा धीरे धीरे बोली, अभी ऐसा लग रहा है, बाद में सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है तो फिर पहले की तरह हंसेगी, बोलेगी, घूमेगी फिरेगी। रीता भी धीरे से बोली, शायद तुम्हारा कहना ठीक है माँ, लेकिन यह स्वरूप पहले मेरे लिए अनजाना था। अब जान लेने के बाद उस जीवन को छूने तक की इच्छा नहीं हो रही है। सुलेखा लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, लोगों को मुंह दिखाने लायक भी तो रहना चाहिए बेटी। माँ, सुलेखा, अगर तेरा यही हाल रहा तो अपने बाप को कैसे बर्दाश्त कर रही है? ससुर और दामाद दोनों ही तो एक हैं। रीता माँ की तरफ देखकर बोली, माँ तुम गलत कह रही हो, एक जैसे नहीं है। पिताजी में और कुछ भी हो पर वे कापुरुष नहीं है, यानी कि कायर। और शायद तभी तुम उनके साथ रही हो, मेरे साथ यह बात नहीं है।